बात करेंगे रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित श्री कृष्ण धारावाहिक के शकुनी मामा की। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित श्री कृष्ण धारावाहिक में शकुनी मामा का किरदार निभाया था जयप्रकाश शर्मा जी ने। जयप्रकाश शर्मा जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव ठाड़ी लाडनू में गरीब घर में हुआ था। इन्हें पोलियो है, जिसके चलते ये दिव्यांग हैं। विद्यालय में कविता, भाषण इत्यादि में भाग लिया करते थे। शिक्षा के दौरान दिव्यांग होने के कारण इनके साथी इन्हें बहुत परेशान करते थे, इसलिए ये पढ़ नहीं सके। इन्होंने योग करना और सिखाना शुरू किया। योगा करते करते इनको एक फायदा मिला कि इनको पैरों में हाथ लगाकर नहीं चलना पड़ता था। सही से चल न पाने के कारण लोग इन्हें सपनी बोलते थे। जब कुछ समझदार हुए तो इन्हें लगा फिल्म लाइन में पैसा अच्छा है। अभिनय के क्षेत्र में हार आजमाने जेपी शर्मा जी सपनों के शहर मुंबई आ गए। यहाँ से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जेपी शर्मा जी नाइट सुपरवाइजर के पद पर काम करने लगे। उसी दौरान ये हिंदी ड्रामा से जुड़े और छोटे छोटे रोल करने लगे। इसी दौरान इनकी भेंट हुई शोले फिल्म के जलाल आगा से। जलाल आगा से इन्होंने हिंदी और उर्दू में फर्क करना सीखा। एक दिन एक ड्रामा में इन्होंने किन्नर का रोल किया, जिसे काफी पसंद किया गया। इस अभिनय के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। यहाँ से उन्हें रोल ऑफर होने लगे। इन्हें श्री कृष्णा के वासुदेव यानी कि सुनील पांडे जी ने बड़ौदा जाने का आइडिया दिया था, जिसके चलते बड़ौदा आ गए। जब ये बड़ौदा आए तो उस समय रामानंद सागर जी की धारावाहिक श्री कृष्णा के महाभारत भाग की शूटिंग शुरू होनी थी। यहाँ उनकी भेंट शहनवाज प्रधान जी से हुई, जिन्होंने नंद बाबा का किरदार निभाया था। शहनवाज प्रधान जी ने किसी तरीके से इनकी एंट्री ऑडिशन में कराई। ऑडिशन के दौरान सागर साहब ने इनसे कहा कि हमारे पास हर किरदार के लिए कम से कम 4 ऑप्शन हैं। इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, आप शकुनी के किरदार के लिए मेरा कंपटीशन करवा लीजिए, जो जीते उसे रोल दे दीजिएगा, लेकिन ये भी बता देता हूँ कि ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर सागर साहब ने शकुनी मामा का किरदार जेपी शर्मा जी को दे दिया। इस धारावाहिक में उन्हें प्रति एपिसोड 35 रुपए मिलते थे। यहाँ से उनका गुजारा चलने लगा। श्री कृष्ण धारावाहिक के बाद अलिफ लैला, जय गंगा मैया में गुरु शुक्राचार्य का किरदार, शिरडी के साईं बाबा में डंगड़ू का किरदार, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले आंखें सीरियल में विलन का किरदार, एकता कपूर के धारावाहिक कर्मा और साउथ के धारावाहिक टिम्बा रुचा में भी काम किया है। अभिनय से थोड़ा अलग हटें तो उन्होंने एनिमल प्लानेट, डिस्कवरी जैसे चैनल और बहुत सी हिंदी फिल्मों में डबिंग की है। आखिरी धारावाहिक उनका पृथ्वीराज चौहान था, जिसमें उन्होंने विलन जयमल का रोल किया था। फिलहाल वह नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और अभिनय की दुनिया से दूर हैं। आशा करते हैं भविष्य में हमें फिर से वो अभिनय करते दिखाई देंगे। नमस्ते नेचर, शाकाल जिंदाबाद। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। मैं छोटा था तो शुरू से ही एक जिंदगी में एक एम था कि पैदा होना तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरना मेरे बस में है। और मरूंगा ऐसे कि लोग कहे कोई आइटम आके गया था भाई। ये सोच रही मेरी। एक आपने भी एक सेंटेंस सुना, ये बिल्कुल हकीकत है कि मैंने रामानंद सागर साहब से कहा कि सर कंपटीशन करवा लो, जो जीतेगा वो करेगा और मैं ही जीतूंगा। इसको कहते हैं विश्वास। आपको जब तक किसी काम को करने को लेकर विश्वास नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं नहीं करूंगा तो साला कौन करेगा, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज हमने बुधवार के दिन एक नया ये कार्यक्रम शुरू किया है, सक्सेस जर्नी। प्लान प्रेजेंटेशन तो हमारा होता ही रहता है, संडे को तो प्लान प्रेजेंटेशन होगा ही। हमारे डॉक्टर नेचर का ये प्रयास रहता है कि हम लोगों को नई नई चीजें पेश करते रहे, नए नए तरीकों से हम लोगों को हमारा जो मिशन है उसके बारे में बताते रहें। तो आज का ये प्रयास आप सब लोगों के साथ रंग लाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि काले के पास ही तो गुण तो आ ही जाता है। तो दोस्त, ये गुण लेने का मौसम है। ये जो औरों में जो गुण होते हैं, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, हम कोरा कागज होते हैं। हम जो कर्मों के जरिए जो इबारत लिखते हैं, वही हमारा भविष्य का निर्माण करती है। तो आदमी सीखता है अपनों से, बड़े विचार वालों से। आदमी सीखता है अपनों से ज्यादा गुणवान लोगों से। मैं भी गांव का था, मैं कुछ नहीं जानता था, मेरी भाषा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश की और सीखने का प्रयास किया और मैं सीखा। तो वैसे ही
तारा प्रकाश तिवारी जी, इनके बारे में परिचय तो हम लोग हर प्लान प्रेजेंटेशन में देते ही रहते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ बोले तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। क्या बताऊं मैं आपको, इतने शब्द है मेरे पास कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने को तभी मिल सकता है जब वो आदमी अंदर से भरा हुआ हो। खोखला आदमी कुछ नहीं सिखा सकता। तो दोस्त, इनके संपर्क में आने के बाद मैंने जिंदगी में फिर बहुत सारी चीजें सीखी। एक बहुत मशहूर प्रोग्राम आता है टीवी के ऊपर, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बच्चन साहब बोलते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। बिल्कुल हकीकत है। आप मरते दम तक सीखते रहेंगे। तो आज हम एक सक्सेस व्यक्ति की सक्सेस जर्नी पे जा रहे हैं। अरे सक्सेस तो सब होते हैं यार, लेकिन वो आदमी धूमकेतु की तरह आकाश में छा जाए, उसको बोलते हैं सक्सेस। तो उनका छोटा सा एक परिचय अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं और उसके बाद हम उनसे रूबरू मुलाकात करेंगे। तो उनका एक छोटा सा परिचय हम आपके सामने पेश करते हैं। तो प्लीज उन डायनेमिक पर्सनालिटी का एक छोटा सा परिचय आप देखिए। एक्चुअली हम लोग सैनिटाइजर बनाने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास ऑलरेडी पहले थी। तो जब ये क्राइसिस हुआ तो मैंने सर से बात की, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं लेबर के पास नहीं है इस टाइम, बहुत ज़्यादा लेबर नहीं। यहाँ मुझे था आइडिया कि ऑलरेडी लेबर है, क्योंकि सेंट्रल जेल तेलंगाना के साथ हम लोग काम करते हैं। सर से मैंने अप्रोच किया, सर ने कहा कि ठीक है आप इमीडिएटली आइए। और मैं परसों ही मॉर्निंग में मीटिंग की, सर ने कहा क्या प्रोजेक्ट है, समझाया कैसे सैनिटाइजर बना सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कब से बना सकते हैं, मैंने कहा इमीडिएटली आज से ही बना सकते हैं। तो हमने इमीडिएटली कल से ही इस शेड को आके देखा,
प्रक्रिया क्या होगी सैनिटाइजर बनाने की? सर सैनिटाइजर बनाने में एक तो डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो यूज़ आता है। साथ में हम लोग इसमें एलोवेरा यूज़ करते हैं ताकि आप बार बार जब सैनिटाइजर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन डैमेज नहीं हो। एलोवेरा भी अपने आप में एंटीबैक्टीरियल, स्किन सुधर है। साथ में थोड़ा विटामिन ई हम इसमें ऐड करते हैं और बाकी जो जेल फॉर्म है, ये लिक्विड और जेल दो तरीके से बनाया जाता है। लिक्विड तो आपने देखा और जेल जो फॉर्म है उसमें हम लोग विटामिन ई, एलोवेरा और नीम और तुलसी का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। जेल का नाम लेते ही अक्सर आपको वहाँ पर गंभीर अपराध किए हुए कैदियों की याद आ जाती है, उनके अपराधों के बारे में ध्यान बंटने लगता है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के सांगानेर इलाके में स्थित खुली जेल में। यहाँ के कैदी लॉकडाउन के इस पीरियड में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बड़ी भूमिका इसलिए क्योंकि राजस्थान की जेलों में कैदियों द्वारा मास्क बनाए जाने का काम तो शुरू हो गया था, अब ये लोग सैनिटाइजर और हैंड रब भी बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त बाजार में सैनिटाइजर की काफ़ी मांग बढ़ गई है, लोग अपनी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। ऐसे में ओपन जेल के ये सभी कैदी हैं और अपने यहाँ आप देख सकते हैं सैनिटाइजर, हैंड रब बना रहे हैं। यहाँ से इन्हें राजस्थान के सभी जेलों में सप्लाई तो किया जाता, साथ ही कई दुकानों में भी सप्लाई किया जाता ताकि आम लोगों तक सैनिटाइजर सस्ता और बेहतर क्वालिटी का पहुंच सके। इनके जो उपयोग किया जा रहा है, जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा फिल किया जा रहा है, इस मशीन से सैनिटाइजर खुद ही बना रहे हैं। मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी, सैनिटाइजर किस तरह से इन लोगों को सिखाना मुश्किल हो गया? क्योंकि आदतन अभी क्या है, हम लोग जो है हमारे वृत्ति का आर्वोटेक जो अपनी ये इंडियन आर्वोटेक जो हमारी कंपनी है, ये यहाँ पे एक प्रपोजल आया, उसके हिसाब से फिर हमने गवर्नमेंट के साथ में मिलके समय की मांग को देखते हुए सैनिटाइजर की वो किया। लेकिन हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी टेक्निकल टीम कर रही है और ये कैदियों के लिए जो है, जो जेली हैं ये, इनके लिए सिर्फ फिलिंग और लेवलिंग ये हमने रखा, बाकी जो भी क्वालिटी और पैरामीटर्स जो हम है हमारी टेक्निकल टीम मेंटेन करती है। टेक्निकल टीम इनकी पूरी कंपनी है, इंडियन एरोबेटिक यही कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जेल के कैदी हैं, ओपन जेल के, वे लोग इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर फिलिंग से लेकर तमाम तरीके के काम कर रहे हैं। लैब में का जो काम होता है वो कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इनके प्रोडक्शन का, इनकी प्रोडक्टिविटी का पूरा उपयोग किया जा रहा है यहाँ। आज तक हमने सुना था कैदी लोगों को कोई भी अच्छी निगाह से नहीं देखता था, लेकिन जब आप लोगों ने ये सब काम शुरू किया, कुछ बदलाव आपको खुद को खुशी महसूस? बिल्कुल खुशी हुई है हमको। हम देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे संकट में हमारे लिए योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। ये जो आप सीख के यहाँ से जा रहे हैं भाई साहब, जो आप सीख के जा रहे हैं, आने वाले दिनों में कितना ये फायदा होगा आपके भविष्य के हिसाब से भी? बहुत फायदेमंद होगा सर, बहुत फायदा मिलेगा सर। बहुत फायदा। खुशी है कि इस मुश्किल के वक्त में आप सब कुछ सहायता कर पा रहे हैं? खुशी है सर। तो ये है यहाँ पर बनाने वाले। मनीष जी से फिर पूछूंगा, मनीष जी ये चीजें कहाँ कहाँ जा आप भेजते हैं? क्या खाली जेल के कैदियों के? यहाँ से जेल की जो है आशाई करके शॉप है, यहाँ से सारा माल बन के वहीं जाता है, वहाँ से जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो आशाएं करके शॉप है वो जेल द्वारा ही संचालित किया जाता है, जेल के प्रशासन द्वारा। वहाँ पर जेल के कैदियों द्वारा बनी गई चीज़ें मिलती है। तो ऐसे में सस्ते दर पर यदि इस तरह के हैंड रब और सैनिटाइज़र आम जनता तक पहुँचे तो निश्चित तौर पर आम जनता को राहत देने वाला एक बड़ा काम यह साबित हो सकता है। और यही कारण है कि जयपुर के सांगानेर एरिया के ओपन जेल में इस तरह की एक पूरी कोशिश शुरू हुई है। यहाँ से ये पैकिंग पूरी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको तमाम तरह के ये सैनिटाइजर मिल जाएंगे, पैकिंग हो रही है बाकायदा कि इन्हें कहाँ कहाँ भेजना है, किस जगह भेजना है, कितने क्वालिटी में इन लोगों को भेजना है। तो ये, और सबसे एक और इसकी खासियत है कि बाजार में इसकी कीमत आपको 100 से 125 रुपये मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको आराम से 30 से 40 रुपये तक की दर पर सस्ते में मिल जाएगी। निश्चित तौर पर जयपुर के सांगानेर इलाके के खुली जेल के कैदियों द्वारा, जेल प्रशासन द्वारा और इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा एक ये बेहतरीन काम है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। सुपर्ब 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 मतलब एक्सीलेंट। सोचिए तिवारी सर ने क्या दिमाग लगाया। जब पूरी दुनिया बंद हो गई तो उन्होंने
जेल के कैदियों से ये काम करवा लिया। और बाय गॉड बोलता हूं दोस्त, इस दुनिया में किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि इस कोरोना काल में कैसे जेल में सैनिटाइजर बना के और इसको किया जाए। और अब तिवारी जी के जो बहुत ही करीब है, बहुत क्लोज हैं, मैं आपको भेज रहा हूं। प्रीतम जी, हाँ, तो तिवारी जी के बहुत ही करीब हैं हमारे कंपनी के सीईओ यानी प्रबंध निदेशक प्रीतम दादी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो पहले आए और 2 शब्द कहें। नमस्ते साथियों, मेरी आवाज आ रही है? प्रीतम जी सर सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। तो साथियों, बहुत ही जबरदस्त आज का ओकेजन है और हम बड़े शुक्रगुजार हैं मामा शकुनी के। एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम, आज एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं। तो इन चंद पंक्तियों के साथ में तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। न सीखा है झुकना, न सीखा है रुकना, न सीखा कभी भी जिसने हार मानना। न सीखा है झुकना, न सीखा है रुकना, न सीखा कभी भी जिसने हार मानना। आयुर्वेद के पर्याय, डॉक्टर नेचर के प्रवर्तक, विलक्षण बहुमुखी वो किरदार जानना। तो आओ चले संग शकुनी मामा के और देखें कैसे करते हैं वो उनके प्रश्नों का सामना। तो वेलकम टू तिवारी जी एंड वेलकम टू मामा जी एंड अ वेरी बिग शो एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू। तो दोस्तों तैयार हो जाइए उड़ान भरने के लिए हमारे साथ। तो आप जहां हैं, जहां प्रोग्राम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी हमारे लीडर्स हैं इस प्रोग्राम में, प्लीज मैं जोरदार तालियों से स्वागत करवाना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड लाडले एमडी मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी जी का। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तिवारी सर का और आज के सेशन का आगाज का। तिवारी सर वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। थैंक यू जेपी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। मुझे संचालक महोदय अनम्यूट करना भूल गए थे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। मतलब कि विलन का प्रोग्राम में गड़बड़ तो हो ही गई। तो एक अच्छा आपने कार्यक्रम शुरू किया है, तो देखते हैं आज किस तरीके से आप जो है। यस सर, मुझे शकुनी के तीर है सर, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, पासे हैं। बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहला क्वेश्चन आपसे जी, कि आपका इतना बड़ा कारोबार है जी, फिर भी आपने डॉक्टर नेचर का ये आगाज, ये कार्यक्रम शुरू किया, एमएलएम सेक्टर में आप आए, आपका विजन क्या था इसको लेके? बहुत अच्छा सवाल है और कई बार अलग अलग मंचों पे मुझे सवाल पूछा जाता है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए, आयुर्वेद जो है ना, जिसका ज्ञान थोड़ा बहुत मुझे है या मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से है या मेरी एजुकेशन की वजह से है, फिर बाद में मैंने इसको प्रैक्टिस किया, इसको समझा, पढ़ा, तो मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज है काफी लोगों तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहली जो चीज है, क्योंकि भारत में जब से आयुर्वेद है, यानी कि इसको आयुर्वेद के ऊपर किसी की बापोती नहीं रही है। मतलब ब्रह्मा जी ने इसको शुरुआत करी, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जैसा बोला जाता है हमारे ग्रंथों में, वेदों में। तो ये एक जनमानस के लिए, हर के लिए था। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई वैद्य ही चाहिए, एक वैद्य को ही अथॉरिटी है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करे। एक्चुअल में आयुर्वेद का मतलब हम लोग जानते हैं, यानी कि जीवन का ज्ञान, जीवन को जीने का तरीका। अब जब जीने का तरीका तो किसको नहीं मालूम होना चाहिए? मतलब ऐसा कोई इंसान है जिसको सही तरीके से नहीं जीना चाहिए? इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान है? इवन आयुर्वेद सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है, आयुर्वेद पशु पक्षियों के लिए भी है। यानी कि पशु पक्षियों को भी किस तरीके से जीना चाहिए, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर हम आगे जाएंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये मैं देख रहा हूँ कि ये सीमित दायरे में रह गया है। यानी कि अगर आप वैद्य हैं, आपने बीएमएस किया हुआ, आयुर्वेद पढ़ी हुई है, तो आप वैद्य हैं और आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन बाकी जो लोग हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैंने तो एमबीबीएस कर लिया। अरे भाई, एमबीबीएस कर लिया तो जीने का ज्ञान नहीं चाहिए क्या? आपने एमबीबीएस किया है, इसका मतलब आप जीना छोड़ देंगे? आप, आयुर्वेद कहता है कि आप पानी जो है सिप कर करके पीजिए। अब आप कहते हैं कि नहीं साहब मैंने तो जो है एमबीबीएस कर रखा है, तो मैं तो पूरी बोतल एक साथ में लूंगा।
आप कहेंगे मैं तो खड़ा होकर खाना खाऊंगा, आयुर्वेद कहता है भाई बैठ के खा लो। आप कहते हैं कि नहीं मैं तो पूरी रात जागूंगा, आयुर्वेद कहता है अभी थोड़ा टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। है? तो ऐसा नहीं है कि कहीं कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है कि आयुर्वेद किसी एलोपैथी डॉक्टर्स को नहीं अपनानी चाहिए, होम्योपैथी को नहीं अपनानी चाहिए, यूनानी को नहीं अपना, या किसी इंजीनियर को नहीं अपनानी चाहिए, या किसी स्टूडेंट को नहीं अपनानी चाहिए। आयुर्वेद हमारा जीने का तरीका है। और मैं ये नोटिस कर रहा था पिछले 10-12 साल से कि आयुर्वेद को लोगों ने इस तरीके से ले लिया है, और कहीं ना कहीं एलोपैथी आयुर्वेद के बीच में बार बार विवाद भी होता है कि भाई आयुर्वेद वाले कहते हैं कि नहीं इसको इस तरीके से है। अब कोरोना में भी आप देखिए कि आयुर्वेद में चिकित्सक कुछ और बोल रहे थे कि ये हमारा तरीका है, एलोपैथी वाले कहते हैं नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, आपको तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें मैं पिछले 12 साल से नोटिस कर रहा था, और जिन लोगों के हाथ में आयुर्वेद को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने सिर्फ इतना समझ लिया कि हमें फैक्ट्री में माल बनाना है और माल को बेचना है, इतना ही आयुर्वेद है। और लोगों को ये लगता था कि हमें कुछ बीमारी है, तुरंत ठीक होना है तो हमें अंग्रेजी दवाई खानी है, और हमें जब डॉक्टर कह देंगे कि कुछ भी आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, अब आप जो है घर जाइए, तब हम लोग वैद्य को ढूंढते हैं। और वैद्य तब ये कहते हैं कि भाई आप जो है बहुत लेट आए, हमारे पास कुछ नहीं, आप हॉस्पिटल चल जाइए। तो इंसानों को उन्होंने फुटबॉल बना दिया आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में, और किसी चीज के बीच में। जी तो मैं ये चाहता था कि लोगों को, हर जनमानस को, हर व्यक्ति को आयुर्वेद का नॉलेज हो, और ये यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक सत्य है कि हर इंसान को आयुर्वेद के बारे में परिचय होना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जहन में हमेशा से था, क्योंकि आप समझ सकते हैं जेपी शर्मा जी कि जिस इंसान को, आप तो कहते हैं भी एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा काट जाए, कहने का मतलब एक बार अगर नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जो समझ जाए, वो इंसान अपने जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। जी और मैं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ चुका था मेरे जीवन में, लेकिन मैं सही मौके की तलाश में था, अपने आप को तैयार कर रहा था। ये मान लीजिए ये मेरा प्रोसेसिंग का टाइम था कि इतना समय लगेगा, जब मुझे लगा कि मैं सही समय पे हूं, और अभी मैं अपने लोगों के साथ में न्याय कर पाऊंगा, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि अगर देखिए, आप समझ के चलिए कि मैं अगर आज के 15 साल पहले मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर नेचर की शुरुआत करता, तो शायद आप लोगों के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे पास इतना बैकग्राउंड नहीं होता, हमारे पास ये 100 प्रोडक्ट जो तत्काल हमने लॉन्च कर दिए। अगर आप चाहें तो मैं कल की तारीख में, मैं आगे भी बताऊंगा कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। एक दिन में, कल अगर बोलेंगे कल शाम तक अर्जेंट चाहिए तो 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। हम उस स्थिति में आज आए हैं। तो इसलिए मेरा जिंदगी का एक जरूर एक ड्रीम था या एक विजन था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आऊंगा, और धीरे धीरे मेरा ये विश्वास और स्ट्रांग हो गया कि जब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करूंगा, तब तक आयुर्वेद का एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आज हम लोग 207 लोग या जितने 267 लोग आज हम बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। लेकिन सामान्य ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हो रहा है कि जब आयुर्वेदिक की दुकान वाले को मैं बोलता हूँ, संजय मेहता जी हमारे साथ जुड़े होंगे, वो जानते हैं मैं आयुर्वेद का जो बिजनेस ट्रेडिशनल में कर रहा था, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के स्टाइल में ही कर रहा था। वहां भी मैं ये लाला लोग, जो मतलब मेरा कहने का मतलब कोई अदरवाइज नहीं, लेकिन जो दुकानदार बैठा हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं कि भैया आप संडे को आइएगा और हमारे जो प्रोडक्ट है उनके बारे में हम लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वो कहते जी तिवारी मेरे पास समय नहीं है, मैं 9 बजे 10 बजे दुकान से फ्री होता हूँ। और दूसरी बात, समय इसलिए नहीं है क्योंकि उसको वैसे बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो, उसको कंपनी वाले कमीशन दे रहे हैं। कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट खराब होता है, लेकिन कमीशन ज्यादा देता है तो ज्यादा कमीशन वाला बेचता है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग है, चाहे किसी भी कंपनी के हों, ज्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले। ये बात अलग है कि कई बार नहीं मिलता है तो उनको डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग हैं, ज्यादातर लोग ईमानदार होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो ऐसे लोगों की मैं टीम तैयार करना चाहता था, जो लोग आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्ट को वैल्यू करना चाहते हैं। एक और पॉइंट मैं लास्ट में ऐड करता हूँ इस क्वेश्चन के जवाब में। प्लीज। मैं बहुत सारे कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कुछ फोटोग्राफ्स भी आपने दिखाए, डाबर की दिखाए, बैद्यनाथ की दिखाए, ऊंजा फार्मेसी की दिखाए। तो आज की तारीख में हमारे पास इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती है और जो मेरे क्लाइंट नहीं हो। ऐसी एक कंपनी भारत में आज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। भारत के बाहर भी बहुत सारे कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाने। तो हम जिन कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उनमें से कुछ कंपनियों को जब मैं रिक्वेस्ट करता था या करता हूं अभी भी कि मेरे पास पिछले 3 साल में गवार पाटे की प्राइस बढ़ गई। आप समझते हैं कि पिछले 3 साल में, 5 साल में, कुछ कंपनियों के 10 साल के से मैं काम कर रहा हूं, तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, लगातार बढ़ती है।
किसान का खर्चा भी बढ़ता है, तो किसान भी चाहता है कि उसको जो गंवार पाठा आज के 5 साल के पहले 3 रुपए किलो देता था, आज वही किसान चाहता है कि धीरे धीरे करके मुझे 4 मिले, 4.5 मिले, आज 8 रुपए किलो तक हम देते हैं। तो वो किसान भी अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके, उसकी इनकम बढ़ सके, तो हमको भी उसकी रेट तो बढ़ानी पड़ेगी। ये कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां चाहती है कि उनकी रेट ना बढ़े। अरे रेट नहीं बढ़ेगी तो उनका ये कहना है कि साहब हमारे मार्केटिंग के खर्चे बढ़ गए, पहले हमारा 125 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बजट था, अभी हमारा सर 150 करोड़ का हो गया, 200 करोड़ का हो गया, हमें प्रोडक्ट और सस्ता करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट की कीमत कम करनी पड़ेगी तिवारी जी, क्योंकि कम नहीं होगी तो हमारा एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन नहीं चल पाएगा। अब मेरे सामने विकट समस्या ये है कि मैं इधर किसान की या मेरे सप्लायर की प्राइस बढ़ाऊं, इनकी प्राइस कम करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे कुछ क्लाइंट हैं जो कहते थे कि भी ठीक है जी, जैसा आप दे दो इस प्राइस के अंदर दे दो, तो यहाँ प्राइस इंपॉर्टेंट होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेकेंडरी होगी। अब मेरा जमीर ये गवाह नहीं देता कि मैं उस प्रोडक्ट में सिंपल सी चीज है जी, आज आपको आंवला जूस करना है, उसमें 1 लीटर पानी डाल दो, कॉस्ट तो कम हो जाएगी। ये विज्ञान तो किसी को भी आता होगा, मैं कौन सा, मुझे भी आता ही होगा। लेकिन इस विज्ञान में नहीं पढ़ना चाहता, मैं विज्ञान में ये पढ़ना चाहता हूँ कि इस आंवला जूस के अंदर, इसी 1 लीटर के अंदर मैं कितना कंसंट्रेटेड दे दूं, इसके अंदर मैं और क्या डाल दूं जिससे इसका रिजल्ट और फास्ट हो जाए। तो अल्टीमेटली अगर सही क्वालिटी का प्रोडक्ट जो मैं देना चाहता हूँ, उस देने के लिए मेरे के ऊपर कोई दबाव ना बने, मेरे लोगों को मैं समझा सकूं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी है और इसका फायदा होगा। तो बिना विज्ञापन, एक्चुअल में जो विज्ञापन का खर्चा हो रहा है, कि डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बात जब मैं खुद अपने जीवन में देख पाया तो समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये अरबों खरबों रुपए जो खराब हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के नाम से, फिल्म स्टार्स घूम रहे हैं, ऐश्वर्या राय पैसे लेके जा रही है, बच्चन साहब च्यवनप्राश खाते हैं, कितना च्यवनप्राश खाते हैं मुझे तो मालूम नहीं है, और हमने तो च्यवनप्राश खाया, हमको तो कोरोना नहीं हुआ, उनको पता नहीं कैसे हो गया है। नहीं आओ, तो ये चाहते हैं कि हम लोगों को वही हमारे फिल्म स्टार वही हो। आज हमारे जेपी शर्मा जी हमारे बच्चन साहब है, ब्रजेश मौर्य जी बच्चन साहब है, करण जी हमारे सलमान खान है, तो यही हमारे हैं साहब। ये मेरा एटीट्यूड था कि हमें इस तरीके से एक बिजनेस का फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट को आप डायरेक्ट सेलिंग का नाम दे दें, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे दें, करना मुझे यही था, क्योंकि मुझे सिस्टम यही पसंद है कि हम सीधे लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, यानी कि आयुर्वेद के माध्यम से आपका विजन ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा जाता है उसकी जगह आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए, यानी माउथ पब्लिसिटी के जरिए जो लोगों में एक प्रोडक्ट का जो इमेज बनता है वो सच्चा इमेज भी बनता है और लोगों को फायदा भी होता है। राइट सर? हाँ जी, एक बिल्कुल। और एक और चीज मैं कहता हूँ, आपने बहुत सारे दुकानदारों को देखा होगा आयुर्वेद का बिजनेस कर रहे हैं पिछले 20 साल से 50 साल से, और लाला जी का पेट इतना मोटा निकला हुआ है, ठीक है, लाला जी के डायबिटीज हो रही है, लाला जी के पाइल्स हो रही है, उनके बाल जड़ रहे हैं, घुटनों का दर्द हो रहा है, हजार समस्याएं हो रही है, क्योंकि बंदा उसको मालूम है कि मैं मार्जिन वाले आइटम खरीदता हूँ, इन आइटमों को खाता नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे लोग या नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं जो सिस्टम, मुझे नहीं मालूम बाकी नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है, लेकिन मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यह है कि अपने शरीर को अच्छा कराओ और पैसे कमाओ। जितने अच्छे शरीर को कम करोगे, जैसे आज हम लोग अक्षय कुमार को देखते हैं, वो फिट है तो पैसा कमाता है, अगर वो मोटा हो जाएगा, फिट नहीं रहेगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा। तो हमारे भी ये अप्लाई होता है कि हमको मजबूरी है हेल्दी रहना, हमको, हमारी पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में करना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट को अपनाओ, चाहे 2 महीने 3 महीने लग जाए, अपना सेहत बनाओ, अपने आप को इंप्रूव करो और अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। देखिए ये कितना खूबसूरत बिजनेस है, जितना हम लोग खूबसूरत दिखेंगे, जितने हम लोग हेल्दी रहेंगे, उतना पैसा कमाएंगे। अरे हेल्दी रहने का पैसा मिल रहा है यहाँ, तो बाकी इंडस्ट्री में तो आप पैसा कमाने के चक्कर में अनहेल्दी हो जाते हैं, यहाँ पे आप हेल्दी होते हो, पैसा कमाते हो। दिस इज ब्यूटीफुल बिजनेस। सुपर, सुपर सर, सुपर। एक सवाल है सर, जब आप पढ़ाई करते थे जी, जब आप कॉलेज में थे या आप स्कूल में थे, तब आपने क्या सोचा था कि आप एक इतने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे? देखिए बिजनेसमैन बनूंगा ऐसा तो नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी पसंद नहीं है, कि किसी भी, मुझे ये था कि मैं जो चाहूं वो कर पाऊं। मैं कभी भी बंधनों में बंध के कि आपके पास पैसा कम है इसलिए आप ये नहीं खरीदिए, ठीक है, मुझे गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी वो बात अलग है, लेकिन मुझे ये पता हो कि मेरे पास पैसा नहीं इसलिए नहीं खरीद पा रहा हूँ, वो जिंदगी मुझे कभी एक्सेप्टेबल नहीं थी।
मैंने एक वाकया अयोध्या की मीटिंग में बताया भी था कि मुझे बचपन में मतलब यंग एज में, जब मैं 15-16 साल का था, तो मुझे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। होता भी यंग एज में बहुत सारे लोगों को होता है। ज्यादातर देखेंगे हमारे बच्चे भी, घर में जो बच्चे इस एज में होते हैं वो इस तरीके से चाहते हैं कि उनको नए नए कपड़े और शौकीन नई घड़ी पहने, नए ऐसा शौक रहता है, मोबाइल लें और जो भी चीजें। पेरेंट्स उनको क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, खर्चा नहीं करना है, ये नहीं करना। अरे भैया, इस एज में आदमी नहीं करेगा तो कब करेगा भैया? माँ बाप को चाहिए कि कमाइए भैया, ठीक है। तो एनी हाउ, तो मुझे इस तरीके की चीजें पसंद नहीं थी कि मैं ये कम खर्चे करूं, ये ना लाओ वो ना लाओ। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। ये मेरे दिमाग में पक्की बात थी कि मैं आत्मनिर्भर जो है मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो मुझे था कि मैं पेरेंट्स के ऊपर निर्भर ना रहूं और अपने लिए खुद कुछ करूं, राइट। तो इसके लिए मैं हमेशा तलाश में रहा, और सबसे पहला मुझे जो चीज लगी वही लगा कि मैं पढ़ाई अच्छा करूं, ताकि मैं पढ़ाई अच्छा करूंगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगा, तो उससे मेरा काम हो गया। मैं अपने छोटे मोटे जो भी छोटी मोटी ख्वाहिशें थी वो मैं चाहे शर्ट ही लेना हो, चाहे छोटी घड़ी लेना हो, वो मैं ख्वाहिश अपनी स्कॉलरशिप से पूरी करने लगा। मैं कुछ ट्यूशन भी लेने लगा, क्योंकि जब मैं ठीक से अच्छे मार्क्स आने लगे तो लोगों को लगा कि यार बंदा इंटेलिजेंट है, तो इससे अपने बच्चों को पढ़वा लेते हैं। तो मैं वो भी करने लगा, तो उधर से भी मुझे पैसे आने लगे। तो ये पैसे कमाने का शौक और ये आगे बढ़ने का शौक तो मुझे खैर बहुत छोटे एज में लग गया था। और उसके बाद मुझे था कि मैं दुनिया देखूं, बड़ी जगह जाऊं, घूमूं फिरूं। तो इसके लिए मैं कोशिश करके हैदराबाद चले गया। और हैदराबाद में जाने के बाद आपको मुझे जो एक्चुअल मेरी लाइफ की जर्नी वहां पे एक तरीके से सेटल हो पाई। और आज भी मुझे एक्चुअल में देखिए पैसा कमाने का शौक नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको टच वुड बताता हूँ कि मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं है, मुझे एक्चुअल में काम करने का शौक। मुझे मजा आता है। देखिए मुझे आप कितना भी बोल लीजिए, मुझे आप सुबह 4 बजे तक आप मीटिंग कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मजा आएगा। तो मेरी इच्छा ये होती है कि यार भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। क्योंकि देखिए हमको आज जाना है कि कल जाना है कि परसों जाना है, किसी को मालूम नहीं है, गारंटी किसी की नहीं है, ठीक है। तो हमें जितना यूज कर सकते हैं इस बॉडी का, और ईश्वर ने हमको दिया है, ईश्वर ने अपने आप को एक्चुअल में देखिए अपनी रेप्लिका बनाई है। हम सबको ये मानना है कि हम खुद अपने आप में ईश्वर है, ईश्वर ने ही हमको बनाया ना यार, जिसने बनाया हम उसकी संतान है, तो हमारी कैपेसिटी ईश्वर के बराबर है, right? तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग करते नहीं है। पैसा कमाना ही आपका जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद ये होना चाहिए, जैसे मेरा मकसद है कि आज हम जयपुर में तकरीबन कुछ मतलब लोग हैं, वृद्धाश्रम है जिनको आज हम मदद कर रहे हैं। मेरा ये सपना है कि यार मेरे पास क्यों नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के अनाथ आश्रम को गोद ले लूं, क्यों नहीं ले लूं भी? मैं थोड़े और काम करूंगा और मेहनत करूंगा और करूंगा तो कर लेंगे, नहीं कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि कुछ अच्छा करें और अपनी ख्वाहिशों को मारे नहीं, और उसके लिए थोड़ा सा इफर्ट कर लें। बहुत सारे लोग जो है उनको तनख्वाह मिलती है 10,000, उनको ओवर टाइम करना बोले तो वो नहीं करते हैं। अरे भैया 2 घंटे और काम कर ले यार, तू तेरे शौक पूरे कर लेगा अपने लाइफ में, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे देगा। तो ये है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ पे जरूर करना पड़ेगा। बिना पे करे तो आपको जो है वो गवर्नमेंट चलाती है मनरेगा, वो नरेगा में जो है वहाँ बिना कुछ करे भी 300 रुपए शायद मिल जाते हैं। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको काम करना पड़ेगा। व्हेन यू डिजर्व यू गेट इट। नेचर आपको अपने आप भाग के देगी आपको। तो ये है सर। गवर्नमेंट का आपने नाम लिया तो मुझे याद आया कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका जॉब था। ये कौन से ईयर की बात है? मैं देखिए ईयर 99 में हैदराबाद चले गया था। और हैदराबाद में मैंने एक जैसे प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा कोर्स किया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि पेड़ पौधों की हेल्थ बहुत जरूरी है, और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो इंसानों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अल्टीमेटली वो कोर्स करने के बाद और मेरा विजन क्लियर हुआ, और मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि किस तरीके से पेड़ पौधों का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। और वहीं मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में आ गया। जब नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे परिचय हुआ तो मुझे लगा यार ये बंदे बड़े खुश रहते हैं। बाकी जगह जाओ तो मेरे ऑफिस में भी किससे पूछता था कि भाई कैसा चल रहा है, तो अपना सारे रोते रहते थे कि मेरा ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, ये हो रहा है, बॉस से दुखी, कोई बीवी से दुखी। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, ये पता नहीं अंदर से दुखी थे कि नहीं, लेकिन स्टेज में सब मस्त नाच रहे थे। तो मुझे लगा यार इन लोगों से दोस्ती करना ठीक है, क्योंकि मैं अकेला रहता था हैदराबाद, और बड़े अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े पहन के स्माइल के साथ में लोग ग्रीट करते थे, मिलते थे। तो मुझे वो अट्रैक्ट कर गया कि यार अच्छे लोगों का एसोसिएशन करना है तो मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए।
तो स्टार्ट तो मैंने वहां से मेरा हुआ। और जॉब में तो आप जानते हैं सरकारी जॉब जो है नीरेस्ट जॉब होता है। बहुत सारे लोग हो सकता है सरकारी जॉब कर रहे होंगे, लेकिन क्या होता है जिन लोगों को, मैं ये नहीं कहता देखिए करनी चाहिए, और बहुत सारे सरकारी जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं, मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे मित्र काफी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, देश को लाभ दे रहे हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर है, बहुत सारे लोग। तो ऐसा नहीं कि मैं वो ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हो तो वहां एक लिमिटेशन है, वहां आपको लिमिट कर दिया जाता है। और मैं जब शुरू में जॉब में गया तो कुछ ही दिनों बाद पता चला, मैं पोल भी खोल देता हूँ आज, तब मैं वहां गया तो दूसरे तीसरे दिन ही जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मेरे एक बॉस हुआ करते थे वहां पे। हाँ। तो उनका पुत्र आता है और वो कहता साहब 4 रिम दे दो मुझे सर, पेपर की रिम। अच्छा, तो मैंने कहा जी 4 पेपर की रिम जो है जो अपन प्रिंट आउट निकालते हैं। तो हाँ। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? कहता साहब वो मैं आपके बॉस, तब तक बॉस का फोन आ जाता है, कहते तिवारी जी इनको दे दो, रिम दे दो, और ये पेन दे दो, ये पेंसिल का डब्बा दे दो, इरेजर दे दो, ये सब लेके चले गए। और मैंने कहा किस खाते में लेके जा रहा है अभी? तो आप समझिए कि जिस इंसान को 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है वो पेपर की रिम चुराता है, ऐसे सरकारी नौकरी का क्या करना है मतलब? तो मुझे समझ में आया भैया या तो मैं इनके जैसे चोर बनूंगा या जो है मैं अपना जमीन मार के यहाँ पे काम करूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो मेरा खैर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उसमें नहीं रहा, और मेरा ये था कि लाइफ के अंदर कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि वहाँ लिमिटेशन, क्योंकि मैं देखता था कि वो पैसा तो कमा रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी भी मिल रही है, लेकिन उनके लाइफ के खर्चे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, करप्शन भी करते हैं, और फिर भी लाइफस्टाइल ऐसी है कि बड़े बड़े ऑफिसर स्कूटर पे आ रहे हैं। अरे भैया यार तुम जिंदगी भर जो काम कर रहे हो ये नहीं खरीद सकते। तो ऐसा तो मेरा भविष्य नहीं देखना चाहता था कि मैं रिटायरमेंट तक स्कूटर चलाता रहूं, ये मेरा विजन नहीं था। और फॉर्चुनेटली मुझे जब राजीव भाई से मुलाकात हुई, वो मेरे जिंदगी का सबसे सुखद क्षण बोल सकते हैं, लाइफ चेंजिंग मोमेंट बोल सकते हैं। तो भगवान आपको देखिए आज मुझे लगता है कि ईश्वर आपको एक्चुअली में तराश रहा होता है, आपको पत्थर की तरह कभी इधर चोट मारेगा, किधर मारेगा। तो मुझे आज जो फील होता है पूरी जर्नी को देखता हूँ तो लगता है कि मुझे जानबूझ के मुझे हैदराबाद भेजा, जानबूझ के मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करवाई, जानबूझ के राजीव भाई से मिलाया, जानबूझ के मुझे वापस जयपुर भेजा, और ये सारी जर्नी आपके सामने है। तो अल्टीमेटली मेरा गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज्यादा मोह नहीं था, मेरा तो मोह था कि बस मैं बहुत काम करूं और मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले और लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो इसलिए मुझे जॉब छोड़ते टाइम ज्यादा रिग्रेट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सर मतलब कि जिस जमाने में आज भी लोग, कई लोग हैं वो जॉब मेंटालिटी के होते हैं, खैर वो अलग बात है, बट जिस जमाने में गवर्नमेंट की एक जॉब और एक इतनी मतलब ऑफिसर क्लास की जॉब को लेके लोगों को इतना एक रहता था कि यार सब कुछ हो गया बस जिंदगी में, तो वो जॉब छोड़ के और जयपुर आके एकदम फक्कड़ की तरह, मतलब फक्कड़ी वो काम शुरू किया, तो इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, तो आपको नहीं लगता है कि ये कोई रिस्क बहुत भारी था? हाँ देखिए, बीच में संगीता जी भी अभी उनका इधर कुछ लोग चैट पे भेज रहे हैं कि कितना साल काम किया, तो मैंने 2000 से लेके और 2004 के 5 के शुरुआत तक, मतलब लगभग 4.5 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया था, उसी समय मेरी राजीव भाई से मुलाकात हुई, और उसके बाद मेरा, देखिए क्या होता है, ये सारा कुछ अपने आप पे कॉन्फिडेंस का खेल है ना। लाइफ में 2 चीजें, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, खुद पे यकीन करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में रिस्क ले सकते हैं ना, तो साहब घर में गैस सिलेंडर भी मत लीजिए, कभी भी फट सकता है, लेकिन आप खाना बनाना छोड़ दीजिए। फिर आपको लाइफ में इंप्रूव करना है ना, तो हमेशा आप चूल्हा ही जलाते रहेंगे क्या? अरे जब गैस की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कोई कहेंगे साहब फ्लाइट में बैठने से आपका फ्लाइट जो है गिर गया, तो मैं शुरू में जब फ्लाइट में जाता तो मेरी मदर कहती थी कि फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो, बस में तो चलो नीचे उतर जाएगा आदमी, कुछ हो जाएगा, अब फ्लाइट में कैसे उतरेगा, इतने ऊपर रहते हो। तो देखिए लाइफ में ना रिस्क हर जगह है, और आप अपने आप को आगे बढ़ाना है, जिंदगी में तरक्की करना है, जितनी ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं उतने रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपकी लिमिट हो जाती है, आप वहीं रहते हैं। देखिए एक तो होता है घोड़ा जो बैठ के तबेले में चारा खा रहा होता है, और एक घोड़ा होता है कि वो पोलो के ग्राउंड में जाता है या फिर वो हॉर्स राइडिंग में जाता है, जहाँ पे लोग उसके ऊपर सट्टा लगाते हैं, भागता है। वहां रिस्क रहती है क्योंकि बहुत तेज भागना पड़ता है, उसकी टांग भी टूट सकती है, कई बार घोड़े गिर भी जाते हैं। लेकिन आपको ये शादी में नाचने वाली घोड़ी बनना है या रेस का घोड़ा बनना है, आपको खुद डिसाइड करना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा आपके लिए। तो लाइफ में कोई रिस्क नहीं है यार, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। मुझे था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरीका पसंद आया, तो मैंने ये काम किया। तो रिस्क बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे तो उस समय बिल्कुल भी रिस्क नहीं लगा। हालांकि मेरी फैमिली को
बड़ा मातम वाला दिन था वो, जब उनको पता चला मैंने जॉब छोड़ दिया। मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है, उनको ये लगा कि कोई हैदराबाद में किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया होगा या पता नहीं कुछ ही होगा। तो मेरी घर वाले कहते थे भाई इसको किसी इसके वहाँ बालाजी के लेके चलो, यहाँ लेके चलो, इसका दिमाग ठीक हो, इसका ये हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके कोई तंत्र मंत्र नहीं करा सकता इंसान पे। इंसान सबसे बड़ा खतरनाक जीव है। तो अपनी लाइफ को अगर ग्रो करना है ना, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और मैंने वो लिया और मुझे अच्छा लगा कि मैंने लिया। यानी कि मैं इस विषय में ये कह सकता हूँ कि आपके लिए वो बात लागू होती है कि मैं वो गेम नहीं खेलता जिसमें परिणाम फिक्स हो, मैं वो गेम खेलता हूँ जिसमें जीतने का रिस्क हो। राइट सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा यही था कि आपने जब ये जॉब छोड़ी और ये एक इतना बड़ा पंगा पाल लिया, तो उसमें फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्योंकि फैमिली का रिएक्शन बहुत शानदार होता है सर, बहुत मतलब पूछो मत आप। जैसे मैंने निर्णय लिया कि मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा, तो बस यूं समझ लो कि मतलब अब वो अलग मैटर है। तो इतना बड़ा आपने एक जॉब छोड़ी, तो परिवार का क्या रिएक्शन आया? मेरा अगला सवाल वही था, उसका उत्तर मुझे थोड़ा बताएंगे तो जी अच्छा जी रहेगा। जी जी देखिए, जब मैंने जॉब छोड़ा, इसके कुछ महीनों तक तो मैंने घर पे बताया नहीं था। तकरीबन 6 महीने तक पता ही नहीं चला था कि मैंने जॉब छोड़ दिया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं 9th क्लास के बाद से तकरीबन मेरे फैमिली से कभी कोई पैसे लेता नहीं था। तो फैमिली को कभी ये नहीं था कि मुझे कुछ मैं जॉब नहीं कर रहा था तो मुझे पैसे मांगना पड़ा, या जब नहीं भी कर रहा था, जब जॉब नहीं भी लगी थी, तभी भी मैं कोई डिपेंडेंट नहीं था किसी चीज के ऊपर। लेकिन फैमिली को रहता ही है कि अच्छा, उसी समय गजब की बात ये हुई थी कि मेरा जॉब छोड़ने से पहले मेरा एंगेजमेंट हुआ था। ठीक है, मेरा एंगेजमेंट जो है जॉब छोड़ने के पहले हुआ था। तब मैं दो चीजें कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत अच्छे पे आउट, इंटरनेशनल ट्रेवल, हाँ, बहुत सारे जगह जगह के फोटोग्राफ्स, उसके बाद जो है आप जॉब भी कर रहे हैं। तो इससे मतलब एक तक ठीक ठाक, मतलब एलिजिबल जी बोल सकते हो शादी के लिए। जी जी जी। तो शादी हो गई, और शादी के कुछ समय पहले ही मैंने जॉब छोड़ दिया। तो आप समझिए कि मेरे फैमिली के ऊपर कितना जबरदस्त बॉम्ब फूटा होगा। मेरे फादर ने कहा कि भाई तू ही बात कर। अभी जब मेरी फैमिली को पता चला कि ऐसा हो गया है, कि हम तो बात करने वाले नहीं है, क्योंकि भैया हम झूठे पड़ जाएंगे कि हमने कहा कि हमारा बच्चा जो है ये काम करता है, तो समझेंगे कि झूठ बोल रखा है। तो जी खैर मैंने बात करी, और जो मेरी वाइफ को मैंने बताया कि भाई ऐसा है, आपको ठीक लगे तो जो भी आप डिसीजन लो, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, और मैं जो भी करूंगा मैं अपनी तरफ से करूंगा, और मैं दूसरा कुछ करना सोच रहा हूँ। मैंने बताया कि क्या करना चाह रहा हूँ। तो मेरी वाइफ ने यही कहा कि मुझे मालूम है कि आप जो भी करोगे कुछ अच्छा ही कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट अस, हम साथ रहेंगे, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो सुपर। देखिए, आप पे कोई ना कोई कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो आप और ज्यादा मजबूत हो जाते हो कि यार मुझे अब तो करना ही है, right? मेरी सही। और जिम्मेदारी बढ़ गई है, कोई मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं बेटर परफॉर्म करूं। तो वो मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिला, और फैमिली खैर परेशान हुई, लेकिन हाँ ये और है कि जब आपके खराब दिन आते हैं ना, जब आप ट्रबल में होते हो, तो सारे लोग कहते हैं मैंने कहा था, मैंने कहा था, तूने सुना नहीं, अब ये हो गया ना, अब ये हो गया। तो मेरे साथ चैलेंजेस आए, और मेरी जब है ना सारी मुसीबतें एक साथ आती है। अब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में थोड़े जो पैसे थे वो भी खर्च हुए, फैमिली का और तरह तरह की। उसके बाद उस समय मैं जब जयपुर आ गया था एक्सीडेंट के बाद में, मैं और वाइफ दोनों को मेरी फैमिली लेके आ गई थी वापस यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, वाइफ को स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था। तो उसका जो है एक अचानक से पेन उठा कि प्रॉब्लम हो गया। उस समय उनका प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा था, मतलब कुछ महीने प्रेगनेंसी के स्टार्ट हो गए थे। तो ये था कि अभी कुछ दवाई देंगे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक लेप्रोस्कोपी से जो है वो स्टोन जो है गॉल ब्लैडर से निकाला जा सकता है, नहीं तो पेन की हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये करना पड़ेगा। जेपी शर्मा जी, वो समझ लीजिए कि वो ऑपरेशन के उन्होंने लगभग 28,000 रुपए बताए थे। 28,000 मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब रकम थी उस समय, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और मैंने कुछ लोगों को, देखिए क्या होता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी। आज मैं बहुत लोगों को बोलता भी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, ये गलतियां मत करो। मैंने अपने डाउनलाइंस को बहुत पैसा उधार दिया। कुछ लोग कहते थे सर मैं दे दूंगा, फॉरेन जा रहे हैं तो मैं लोगों को अपने साथ लेके चले गया, उनके पैसे दे दिए, प्रोडक्ट उधार में दे दिए। तो बहुत सारी गलतियां मैंने लाइफ में करी थी, वो आज मैं समझता हूँ कि इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे जब जरूरत थी तो लोग मेरा फोन नहीं उठाते थे, जिनको मैंने पैसे दे रखे हैं वो लोग फोन नहीं उठाते थे, कि उनको मालूम है कि यार अब ये जयपुर चले गया हैदराबाद से, और ना
यहाँ मैं वीट ग्रास का कार्यक्रम जब तक शुरू कर चुका था, और जिन लोगों से मुझे 300-300 रुपए 200 रुपए आने थे, उन लोगों के मैं घर जा जाके दिन में उनका महीना पूरा नहीं हुआ था तो मैं कहता था कि साहब आपको मैं 4 दिन का एक्स्ट्रा दूंगा अगर मुझे पैसे एडवांस दे देंगे, या आप 30 दिन का जो महीना पूरा हुआ उसकी जगह मुझे 20 दिन में पैसे दे देंगे तो मैं 5 दिन के पैसे माफ कर दूंगा, मतलब नहीं लूंगा, ऑफर है। तो बहुत सारे लोग कहते थे नहीं जी हम तो 30 दिन बाद ही देंगे, पूरे पैसे देंगे, हम तो कोई दिक्कत नहीं। उनको लगा कि कहीं लेके तो नहीं भाग जाएगा, ये बाकी के दिन देगा कि नहीं देगा। बहुत सारी चीजें होती है, आपको जब पहचान नहीं होती है ना, लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं, और बुरे दिन होते हैं तो सारी समस्या आती है। अब मान के चलिए हॉस्पिटल कैसे जैसे मैंने पैसे जुटाए, फिर भी कुछ मेरे 3-4 हजार रुपए कम पड़ रहे थे। इधर डिस्चार्ज होना था, और डिस्चार्ज के लिए उस समय देखिए समस्या वाले समय में कोई साथ नहीं देता आपका, ना कोई फ्रेंड देता है ना रिलेटिव्स देते हैं। लाइफ में ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आई होंगी, और वहाँ डिस्चार्ज के लिए वो खड़े हैं और मेरी वाइफ मुझे फोन कर रही है कि डिस्चार्ज के लिए वो आके वो हॉस्पिटल वाले खुद बोल रहे हैं भाई क्या हुआ, वो डिस्चार्ज का नहीं तो आप आज का बिल और लग जाएगा। वो मुझे फोन कर रही है, मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट में आ रहा हूँ, 20 मिनट में आ रहा हूँ, मैं इधर कॉल कर रहा हूँ उधर कॉल कर रहा हूँ। एनी हाउ किसी से मैं, मेरे एक मित्र हैं वेद प्रकाश, और अभी एग्रीकल्चर में कहीं जॉब करते हैं, उनसे फिर मैंने वो 3,000 रुपए लिए, भाग के वो आए, उन्होंने दी और मैंने जमा करवाया, डिस्चार्ज करवाया। तो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा कैसा चल रहा है भैया, हाँ वीट ग्रास की तुम्हारी खेती कैसे चल रही है, कितने बोरी तुम्हारे गेहूं होंगे, क्या होगा, मजाक। मैंने सेकंड हैंड जो है उस समय एक मतलब मारुति जैसी कार, वो भी साले सेकंड हैंड 800 वो भी। आप मजाक की बात तो समझेंगे कि मैंने अरमानी सूट सिलाया था अपने नेटवर्क मार्केटिंग के टाइम में, और लगभग 4.5 लाख रुपए का सूट, और सेकंड हैंड 40,000 रुपए की मारुति में वो बैठ के आदमी जा रहा होगा, तो समझे लोग सोचते होंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ये बंदा है क्या है। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत हाई था जेपी जी। लाइफ के अंदर यही सीखा है कि आप है ना कॉन्फिडेंट रहिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो भी प्रॉब्लम रहती थी सामने वाले के सामने, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहता था, और समस्याएं ठीक हुई लाइफ के अंदर। मुझे लगा कि ठीक है प्रॉब्लम है और मेहनत करेंगे यार, और अभी मजा आता है उन बातों को याद करता हूँ। आज बात करते करते हंसी आ रही है, लेकिन उस समय खून के आंसू एक्चुअली ना, इंसान की जिंदगी कैसी हो सकती है। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सारे अभी लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बिजनेस में दिक्कत आ रही है, मेरे पास खर्चे नहीं है। मैं सोचता हूँ यार ये बंदे, मैं आप समझो कि मेरी क्या स्थिति हो रही होगी। मैं 3,000 रुपए के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा था, तो आज जब मैं ये करके ये आ सकता हूँ, मुझे कोई स्पेशल कोई गिफ्ट नहीं मिला, भगवान ने कभी मुझे हेल्प नहीं करी। देखिए मैं जब तक, मेरे दादाजी ने ये चीज मुझे जरूर कही थी कि जब तक तेरी राशि ऐसी है कि जब तक तेरा पसीना नहीं बहेगा ना तब तक तू आगे नहीं बढ़ेगा। और आज भी उनकी बात को याद रखता हूँ। फैक्ट्री जाता हूँ, गाड़ी लोडिंग हो रही होती है ना, जैसे बैद्यनाथ की गाड़ी जा रही है या अपने कोई भी गाड़ी जा रही है, मैं तुरंत लोडिंग में लग जाता हूँ, अपने कार्टून लोड कराता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कोविड के टाइम में, मैंने मतलब सिर्फ 3-4 लोगों के स्टाफ में मैंने 1100 कार्टून लोड करा दिए, मतलब 3-4 जने मेरे और साथ में। आज 10 लोग मिलके मेरी फैक्ट्री में गाड़ी लोड करते हैं, और मैं 4 लोगों के साथ गाड़ी लोड मैंने करवाई हुई है। हालांकि ठीक है कमर में दर्द होता है, सारी चीजें होती है क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। मतलब लाइफ में आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन करने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना। तो वही है कि कर सकते हैं सब। तो सर ये जो यात्रा है आपने वीट ग्रास से ही क्यों शुरू की, कुछ पर्टिकुलर रीजन? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि आयुर्वेद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ जड़ी बूटियां किसी विशेष कार्य को करती हैं, कई जड़ी बूटियां मल्टीपर्पज काम करती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, वो आपके शरीर के हर अंग को चाहिए। आप चाहे एलोपैथी करो, होम्योपैथी करो, आयुर्वेदा करो, कोई दुनिया की पैथी को मानते होंगे, किसी चीज को मानते होंगे, लेकिन आपका शरीर कोशिकाओं से बना है जी, और शरीर को पोषण चाहिए। तो मैं ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो बहुत सस्ती हो और बहुत इफेक्टिव हो, क्योंकि देखिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पहले तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, मेरे को सिर्फ जो है एक 100 गज का प्लॉट चाहिए था जिसके अंदर मैं गेहूं लगा सकूं। गेहूं आप जानते हैं कि एक बार लगाने के लिए आपको 1 किलो भी हो गया तो उससे आपका काम चलेगा। बाकी तो मेरे पास, मैंने फावड़ा खरीद के लाया, 70 रुपए का एक फावड़ा खरीद के लाया, उसमें एक लकड़ी का बांस खरीद के लाया, उसको ठोका, वो ठोकते ठोकते हाथ में वो बांस की वो चुभ गई। वो सारी चीजें याद आती है, लेकिन मजा आता है राइट। तो वो जो है शाम के अंधेरे में, ताकि दिन में लोग ज्यादा ही मजाक उड़ाते थे, तो मैं रात के टाइम में, गर्मी के समय थोड़ा ठंड भी हो जाती तो रात में मैं क्यारी बनाता था। रात में मैं, क्योंकि पानी नहीं था, देखिए वहां पे मेरे पास जिस प्लॉट में जिस जगह आज मैं बैठा हूँ ना, उसी प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पानी, नल की व्यवस्था नहीं थी, बोरिंग था नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ जो है एक नाले के पास में एक छोटी सी जमीन मैंने वो ली थी। तो मैं पानी की बाल्टियां भर भर के लेके आता, है ना, पास में नर्सरी वाला, उससे मैं पानी की बाल्टियां 2-2 बाल्टियां उठा के लाता।
अब 15-16 बाल्टियां पानी पिलाना है आपको ना, 7-8 चक्कर लगाने हैं, लोग देख रहे हैं कि बंदा कर क्या रहा है? और फिर उसमें और कभी उसमें बीज को चींटियां खा जाती थी। अभी उसमें मैं कुछ केमिकल तो डाल नहीं सकता, तो मैं हल्दी डालता था उसके चारों तरफ की चींटियां उसमें नहीं आए। तो इस तरीके से वीट ग्रास मुझे भी इजी था करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं था और लोगों को वीट ग्रास के बहुत सारे फायदे हैं। मैंने इसके बारे में काफी स्टडी करी और मेरे जिनको गुरु बोल लीजिए, मेरे भगवान बोल लीजिए, राजीव भाई दीक्षित, तो वो काफी बार बोलते थे कि गेहूं का जवारा जो है बहुत अमृत के समान है। और मुझे एक बार मैं बाइक पे जा रहा था, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्या करूं, तो मैं रास्ते में रुका और रुक के बैठा था बाइक के ऊपर ही, रोड के ऊपर। तो कोई गेहूं का खेत था एक्चुअल में, उसके पास मैं काफी देर तक खड़ा था। तो उसको देख के ना मुझे इच्छा हुई कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, और मुझे वो सारी बातें याद आई राजीव भाई की, और मुझे लगा कि यार ये ठीक है, मैं कल से ये काम शुरू करता हूँ। और आप कई बार नोटिस करते हो कि मैं सडनली कोई काम कर देता हूँ, मुझे लगता है कि करना है तो मैं तुरंत कर देता हूँ। रात में 12 बजे मेरे दिमाग में आता है ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं 2 दिन बाद व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ कि ये प्रोडक्ट करने वाला हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली में वेट नहीं करता लाइफ में। कुछ लग रहा है तो कर लो यार, सही होगा गलत होगा दोनों में से एक होगा, लेकिन डिसीजन तो करो ना, रास्ते में खड़े होकर क्या करना है। क्या बात। तो मैंने तुरंत का तुरंत जो है घर पे जाके मेरी वाइफ को कहा कि कल से मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। वाइफ को लगा कि जयपुर गया था बंदा घूमने, कोई ना कोई मिल गया होगा इन्वेस्टर, तो क्या बिजनेस करना है, मैं तो गेहूं लगाऊंगा। आप सोच के देखिए कि जो लड़की ने MCA किया हुआ है और उसको भी अच्छा जॉब मिल सकता था, उसका पति देव कह रहा था गेहूं लगाऊंगा, है ना। ये काम तो वो कहती है कि अनपढ़ भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लाइफ में आपको प्रूव करना होता है कई बार। तो खैर वो गेहूं नहीं लगाए, वो एक्चुअल में मैंने अपनी मेरी जिंदगी लगाई है समझिए। उसके लिए एक एक दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और रात में ये गेहूं लगाना, फिर 7 दिन के बाद जब गेहूं उगते थे सुबह 4 बजे, क्योंकि फिर कोई लोगों का लफड़ा, लोग फिर मजे लेते थे। मेरे रिलेटिव्स आसपास में रहते हैं, तो किसी को मतलब सब लोग बोलते थे यार क्या कर रहा है, तो आपको डिस्करेज ज्यादा करेंगे। तो मैं लोगों से कट ऑफ हो गया था, किसी की शादी में नहीं जाना, किसी दोस्त से नहीं मिलना, मतलब कई सालों तक मेरे दोस्त सबसे मैं कट ऑफ हो गया था लाइफ के अंदर। तो सुबह 4 बजे उनका ला के घर में जूस बना के और फिर उसको जो है पैक करके, और मैं और वाइफ मिलके काम करते थे, और घर घर जा जा के लोगों को वो वीट ग्रास देना। और लोग जो बोलते थे 7-8 दिन के बाद कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जुग जुग जियो, आपको ये हो, आपको वो, दुआएं आज भी एक्चुअल में डिपॉजिट है, वो फिक्स डिपॉजिट है जो आज भी काम में आ रही है अभी तक। तो वो मुझे आनंद आ गया शुरू के 10-15 दिन में कि यार ये काम मुझे जिंदगी भर करना है। और डॉक्टर नेचर की भी बात करो तो मैंने पहला प्रोडक्ट मेरा लॉन्चिंग के लिए जो डिस्कशन हुआ था वीट बार्ले ग्रास ही हुआ था, और वहां से मैंने फिर से शुरू किया। तो मुझे लगता है बहुत लकी है मेरे लिए वीट ग्रास, और इस वीट ग्रास को हम पूरी दुनिया भर में लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सब साथ में हैं तो ऐसा हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कितना सुंदर मैसेज है दोस्तों, आप सुनिए ना कि जहाँ चाह वहां राह। सर को लगा कि कम इन्वेस्टमेंट में इसके जरिए मैं छलांग मार सकता हूँ। तो ये सब सीखने वाली बातें हैं आप लोगों को, इसलिए इसको सक्सेस जर्नी हम लोग बोल रहे हैं। तो आज अपना बेसमेंट है, आज जहां आपका घर है, ये वही जगह थी जहां से आपने कार्यक्रम शुरू किया था? जी जी बिल्कुल वही जगह है। आए, क्या बात है सर, बहुत सारी बातें सिमिलर है। मैं जब मुंबई आया था तो मुझे रोल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने पृथ्वी थिएटर में जो शशि कपूर जी ने बनवाया अपने पिताजी की याद में, सर मैं वहां झाड़ू पोछे का काम करता था। और तो जब मुझे पहली बार रोल मिला उस थिएटर पे, उस मंच पे नाटक करने का, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुआ कि जिस मंच को मैं झाड़ू पोछा करता था, कटका मार के साफ करता था, उस मंच पे मैं परफॉर्मेंस कर रहा था। तो आज आप जहां ऑफिस है आपका, आज घर है, तो उसी जगह पे आपका घर, आपका ऑफिस है। तो मतलब क्या, कितना मैं इसको कैसे शब्दों में बयां करूं कि क्या खुशी महसूस होती होगी, राइट सर? हाँ डेफिनेटली फीलिंग आता है यार कि बस एक ही चीज फीलिंग आती है कि लोग क्यों जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। मतलब सही में जेपी शर्मा जी, कभी कभी बहुत दुखी होता हूँ लोगों को देख के कि यार लोग आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते। लाइफ बहुत सिंपल है यार, आप कोई भी इंसान सफल बन सकता है। मैं कहता हूँ कोई भी बन सकता है। आप दुनिया के किसी भिखारी को लेके आ जाइए, मैं अगर वो काम करेगा तो सफल होगा। ठीक है, अब बिना परीक्षा दिए आप कैसे पास हो सकते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं यार मेरे को परेशानी आ रही है, अब हाउ कम यार, तू एग्जाम दिए बिना दुनिया में कोई पास नहीं होता भाई। तू अद्भुत पैदा नहीं हुआ है, भगवान जिधर धरती पे पैदा हुए तो उनको भी एग्जाम देने पड़े ना। तू भगवान से बड़ा है क्या? राइट। तो इसलिए
सफलता कोई मुश्किल नहीं है। और आज जो हम बोलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड की लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनेंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी बनेंगे, ये जो सपना है ना, ये जेपी शर्मा जी, अगर इसकी लंबाई नापोगे ना, तो मेरा गेहूं के जवारे लगाना, 300 रुपए रोज के कमाना, वहां से लेके यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है ना, इससे छोटा सफर है ये सुपर, सफर। बिल्कुल क्योंकि सुपर, वहां बहुत माइनस बड़ी में बात। थे, वहां मैं अकेला था, माइनस में था, गड्ढे में था, right? लेकिन यहाँ पे आज आप खुद समझ सकते हैं, बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि आज हम उस कंडीशन से कहीं बेहतर हैं। आज हमारे पास पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास फैक्ट्रीज है, हमारे पास सिस्टम है, हमारी नॉलेज है, हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, 20-20 देशों में हमारे लोग बैठे हुए हैं जो हमारा माल बेच रहे हैं, तो लोग तैयार हैं सब। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ आप लोग हैं, अरे अरे, तो थैंक कोई सवाल ही नहीं कि हम आगे ना बढ़ सकते हैं। थैंक यू, बहुत बड़ी बात कही सर। सर, व्हीट बार्ली ग्रास के बाद आपका सेकंड प्रोडक्ट कौन सा था जो पब्लिक में एकदम डिमांड में आया? सेकंड प्रोडक्ट हमारा एलोवेरा था। और चूंकि एलोवेरा राजस्थान में आसानी से उगाया जा सकता है, अच्छा जी। इसका थॉट भी मुझे कैसे आया, क्योंकि मेरा जो रिसर्च वर्क रहा है या मेरी एजुकेशन रही है, उसमें मरुस्थलीय मतलब कम पानी में उगने वाली जो रेन फेड क्रॉप्स है, जो बारिश पे निर्भर, जहाँ पे इरिगेशन अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, उन क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ पौधों पे ज्यादा मेरा काम रहा। जी। तो राजस्थान, चूंकि जिस मरुधरा में मैं रहता हूँ, यहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पानी बहुत कम है, हमारे कुछ एरिया जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लोग पीने के लिए भी पानी के लिए तरसते हैं आज भी, इस सदी में भी। एनी हाउ, तो वहां के किसानों की स्थिति क्या होगी। दूसरी चीज है कि ऐसी जगहों पे उगने वाले, जो बहुत रफ एंड टफ जगह है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी कम है, चाहे वो बर्फ वाले पहाड़ हो या रेगिस्तान के टीले हो, यहाँ उगने वाली वनस्पति, यहाँ पाए जाने वाले प्राणी, यानी कि चाहे वहां की गाय हो, बकरी हो, बैल हो, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है। तो इनमें न्यूट्रिशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ये जिसको बोल सकते हैं खुद की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है ऐसे पौधों की। जी। तो ऐसे पौधों में गवार पाठा एलोवेरा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टफ प्लांट है, यानी कि इसको अमर रहता है। इसको आप उखाड़ के, आप समझिए, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इसकी जड़ को उखाड़ के, पेड़ को, पौधे को उखाड़ के आप फेंक दीजिए, और 2 साल तक आप रोड पे पटक दीजिए, आपकी छत पे पटक दीजिए, कहीं पटक दीजिए, 2 साल बाद वापस इसको जो है मिट्टी में थोड़ा सा गाड़ दीजिए, पानी डाल दीजिए, फिर से हरा हो जाएगा। वाह। तो ये जबरदस्त क्षमता इस प्लांट के अलावा मैंने अभी तक देखा नहीं किसी दुनिया के किसी दूसरे पौधे में है। तो ये इंसान के शरीर में कितना अच्छा काम करता होगा। दूसरी चीज, मैं किसान मेले में गया था और वहां मुझे कुछ किसानों से बात हो रही थी। मैं, देखिए राजीव भाई से मैं यही सीखा था कि किसानों के साथ काम करके आप आगे बढ़ सकते हो, किसानों को बढ़ा सकते हो। किसी को बढ़ाओगे ना, आप अपने आप आगे बढ़ोगे। आप खुद को बढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बढ़ोगे। क्या बात, बहुत सुंदर। तो किसानों से मेरी जब बात चल रही थी किसान मेले में, तो किसानों को मैंने पूछा कि भाई आप कुछ औषधीय पौधे वगैरह लगाते हो क्या यहाँ पे। फिर साहब लगाया तो था गवार पठा, लेकिन जो है किसी ने बोला कि साहब इसको ले लेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बाद में हमने ट्रैक्टर चला दिया जी उसके ऊपर, मतलब उखाड़ दिया उसके ऊपर। जी जी। तो मुझे लगा कि यार बेचारे किसानों के साथ ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने फिर वो तय किया कि मैं गवार पाठा लूंगा, और एक किसान से मैंने कहा कि भाई मेरे को जो है 200 किलो गवार पाठा दे दे। तो वो हंसने लग गया, बोला साहब ये 200 किलो का, 200 किलो के चक्कर में तो हमारा साहब पूरी जिंदगी बीत जाएगी, फिर हमारे कब पैसे आएंगे, क्योंकि 200 किलो में, इतना बड़ा खेत में 200 किलो क्या मायने रखता है। जी जी। तो मैंने उस किसान को एक ही बात बोली थी कि आज 200 किलो है, ये 2000 टन भी पहुंचेगा। तो किसान जो है हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और आज वही किसान जो है आज करोड़पति हो गया है गवार पाठा सप्लाई कर करके। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो वहां से शुरू हुआ, और मैं छोटी सी एक मिक्सी खरीद के लाया, क्योंकि थोड़ा फूड प्रोसेसिंग का इन सबका थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूँ इस चीजों के बारे में, तो मुझे समझ थी। और मैं न्यूट्रिशन के ऊपर हमेशा काम करता हूँ। अगर आयुर्वेदिक दवा की भी, मैं कभी भी शुगर बैलेंस की भी बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि इसमें कौन सा विटामिन है, कौन सा एंजाइम है, कौन सा मिनरल है जिसकी वजह से काम करता है, जिससे उसमें सेलेनियम है, बहुत सारी चीजें। तो न्यूट्रिशन के बिना आपकी जिंदगी चल नहीं सकती। तो न्यूट्रिशन का जब हम पार्ट आगे लेके आते हैं, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, जब कोई भी डॉक्टर है, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो उनको समझ में आती है, राइट। आप वातपित्त की भी बात करेंगे तो शायद एलोपैथी डॉक्टर को नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप कहोगे कि भाई ये हमारा शुगर बैलेंसिस में क्रोमियम है, और क्रोमियम हमारे शुगर को कम करता है, डॉक्टर कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कम करता है, ये तो पैंक्रियाटिक सेल को भी एक्टिवेट करता है। तब हम बताते हैं कि हमारा गुड़मार है जिसमें क्रोमियम होता है। फिर हम कहते हैं विटामिन ई की कमी से डायबिटीज हो सकती है, तो हम कहते हैं हमारे करेले में विटामिन ई है। तो डॉक्टर साहब को समझ में आता है, इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं किसी एलोपैथी डॉक्टर को समझा नहीं पाया हूँ। तो एलोवेरा को
पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट बोलते हैं, यानी कि पूरे न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसमें सारी ऐसी चीजें, इंसान को अगर आप खाना और पानी दोनों ना दे, सिर्फ एलोवेरा दे, तो भी वो जिंदा रह सकता है 100 साल तक। वाह, राइट। तो ये कंप्लीट फूड है, मतलब माँ के दूध के बराबर दर्जा दिया गया है इसको, इसलिए इसको होल फूड कहा जाता है। तो मुझे फिर वही चीज, क्योंकि आराम से इजीली मेरे रेगिस्तान में अवेलेबल था, सस्ता था, इसलिए मैं इसके ऊपर आया। तो मैं ऐसी चीजों को लाना चाह रहा था जो आसान हो। ओके सर, पहली आज आप इंडिया की कम से कम 60% ऑफ आयुर्वेदिक कंपनियां होगी बड़ी बड़ी जिनको आप प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो पहली कंपनी आपकी कौन सी थी जिसको आपने प्रोडक्ट बना के दिया, और वो मोमेंट कैसा था? देखिए, बड़ी कंपनी तो मैं बात करूंगा अभी, लेकिन जो मीडियम साइज, क्योंकि उस समय तो मेरे लिए सारे ही बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। जी, मेरा पहले साल 3.5 लाख रुपए का टर्नओवर था, तो मेरे से तो बड़ी हुआ करती थी वो कंपनियां। तो मुझे एक्चुअल में ना मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां पहले मिलने लगी शुरू में, छोटी छोटी कंपनियां। कुछ जयपुर में चलती थी, आपका बहुत सारे कलकत्ता की कंपनियां, इधर की कंपनियां। देखिए उस जमाने में जब मैं बात करता था तो मेरे लिए भी इंटरनेट नया नया था। तो मैं क्या करता था कि मैं बहुत सारे कंपनियों को ढूंढता था कि एलोवेरा जूस सेलिंग कंपनी। आज में मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मुझे कोई पूछता है ना, मैं कहता हूँ 2 मिनट में हजारों लोगों के डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके, इंटरनेट बड़ा पड़ा है। तो मैं एलोवेरा बेचने वाली कंपनियां, आंवला बेचने वाली कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर, ये नेट में सर्च किया करता था, उनकी मेल आईडी उठा के, और बहुत सारे लोगों को एक एक दिन में 500-500 लोगों को मेल किया करता था। तो लोग मुझे वापस मेल करते थे कि आपका ये प्रोडक्ट है, हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी चलती है, क्योंकि मुझे मालूम है ये बेचने वाले बनाते नहीं है ये सिर्फ बेचते हैं। तो मैं बेचने वाली जो भी कंपनियां थी उनको मैं संपर्क करता था, और लोग मेरे को मिलते थे। और एमएलएम कंपनीज के लिए कोई कहता था मेरे लिए एलोवेरा बना दो, मेरे लिए किट बना दो, तो मैं, अच्छा दूसरा थोड़ा मेरा नॉलेज था, तो मैं उनको आज ये मल्टीबेरी और पता नहीं लोग क्या क्या बात करते हैं, मैं 2008 में मैं मल्टीबेरी जूस बनाने लग गया था। तो मैं थोड़ा मैंने कुछ ये बेरी का पाउडर मंगाया, कुछ ये मंगाया एलोवेरा के साथ में। तो एलोवेरा के तरह तरह के प्रोडक्ट्स मैंने बना दिए थे, क्योंकि मेरे पास मेन आइटम एक ही था, उसके ब्लेंड करके। तो मेरे 2008 में ही मेरे पास एक्चुअल में 3-4 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज मेरे पास आ गई थी, जिनके लिए प्रोडक्ट बना रहा था। लेकिन इन कंपनियों की समस्या ये थी कि इनके जो कंपनी के मैनेजमेंट वाले जो लोग थे ना, बड़ा फेक थे बहुत ज्यादा थे। मतलब हम ये करेंगे जी, आपको हमारे बात तो किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा टर्नओवर इतना बड़ा हो जाएगा, और हमारी जो है, अच्छा मैं दे रहा हूँ बंदे को 200 रुपए का आइटम, और वो उसको 4200 रुपए के एमआरपी में बेच रहा है। मैंने कहा यार ये अंदर जाएंगे, मुझे भी अंदर करवाएंगे तो मुझे लगा कि यार इनके साथ काम करना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मुझे एक्चुअल में अच्छे कस्टमर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी नहीं होती, उसका गलत मतलब निकालिए। एथिक्स से जो काम करना ना, एथिक्स से अगर काम करोगे, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वालों को मैं बोलता था कि आप ट्रेनिंग ले लो। मैं जेपी जी वैसे और इस चीज से हटके मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम भी 45 कंपनियों के लिए ट्रेनर रह चुका हूँ। मतलब वो जो मेरा माल लेते थे ना, वो मेरे को बुलाते थे, सर हमारे ग्रुप की आप मीटिंग कर दो। मैं तो देखिए किसी का खराब नहीं करना चाहता, बहुत सारे कंपनियों के लीडर मुझे जानते हैं, जिन कंपनीज के लिए मैं प्रोडक्ट बनाता था उनकी मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा था, तो वो उनके लोग मेरी बात ज्यादा मानते हैं अपने एमडी के बजाय। मेरे ऐसे रिलेशन हो गए थे उन लोगों के साथ में। तो खैर मुझे पहला बड़ा कस्टमर एक्चुअली में पतंजलि मिला, जो बड़ा कस्टमर बोल सकते हैं, बाकी तो बहुत सारे कस्टमर थे। तो पतंजलि ने संपर्क किया फॉर्चुनेटली हमसे कि भाई राजस्थान से वो ढूंढ रहे थे कि किसी से एलोवेरा जूस उनको चाहिए, तो कहीं कहीं से सैंपल मंगाए होंगे, ये किए होंगे। तो मुझे लगा कि यार मुझे जाना चाहिए और पर्सनली मिलना चाहिए कि यार ये, जैसे मेरे को इन्होंने संपर्क किया वैसे और भी लोगों को किया होगा, मार्केट में पता चला कि उधर भी गए। तो मैं चले गया, और जब मैं गया तो वहां पे राम भरत जी से मेरी मुलाकात हुई। राम भरत जी एक चेयर पे बैठे थे, और बहुत ज्यादा उस समय वो इतना बड़ा एम्पायर नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, उस समय भी कंपनी तो मेरे से तो बड़ी थी जैसे मैंने कहा। तो राम भरत जी से बात हुई, मैंने सारी प्रेजेंटेशन करी कि मैं किस तरीके से बनाता हूँ, क्या पैरामीटर होने चाहिए, एलोइन क्या होना चाहिए। तो एक सप्लायर और बैठा था, तो उससे उन्होंने पूछा भी आप भी इधर आओ। उन्होंने पूछा कि आपके एलोवेरा में एलोइन कितना है, तो वो इधर उधर झांकने लग गया। तो फिर उन्होंने कहा कि जो मेरे से, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था ना कि क्वालिटी पैरामीटर क्या होता है, उनको तो मालूम था कि जूस है। तो जब मैंने नई नई चीजें उनको बताई कि इसका पीएच इतना होना चाहिए, इसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए, इसकी बल्क डेंसिटी इतना होना चाहिए, इसका ये इतना होना चाहिए, माइक्रोबियल लोड इतना होना चाहिए, कि ये मेरा जो एजुकेशन जो एक्सपीरियंस है वो वहां काम में आता है।
जी तो वो सामने वाला बंदा जो कहता है जी हमारा तो जूस है, इसका आप जांच करा लो जी, हमको तो नहीं मालूम है। और बोला यार ये जो है तिवारी जी इतना बता रहे हैं। जी तो उस समय फिर जो है उन्होंने मेरा ऑर्डर फाइनल किया कि आप सप्लाई करिए, और मैंने काफी क्वांटिटी में, मतलब आप समझिए कि सडनली मेरा जो क्वांटिटी था, जहाँ पे दिन का हम लोग 500 बोतल बनाते थे, वो दिन का 10,000 बोतल पे चल गया, मतलब ओ 500 बोतल से सीधा 10,000 पे। और तो जैसे हमने जेल के साथ में एक दिन में फैक्ट्री लगाई थी, सेम उसी तरीके से मैं लाइफ में रिस्क लेता हूँ। मैंने तुरंत का तुरंत, जैसे मैं हरिद्वार से रवाना हुआ, मैं तुरंत फोन करने लग गया था एजेंट को कि मुझे फैक्ट्री रेंट पे चाहिए, राइट। तो वहां फिर प्रॉब्लम आती है कि मेरे फैमिली ने कहा कि भाई यार तू फिर एक लपड़े में पड़ रहा है, इतना बड़ा फैक्ट्री तू रेंट पे ले लेगा, उस पर किराया कहाँ से भरेगा। मैंने कहा भर हाँ दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भैया, हम ऑलरेडी गड्ढे में थोड़े और जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो खैर मैंने वो जी रेंट पे बड़ी सी फैक्ट्री जो है मानसरोवर इको इंडस्ट्रियल एरिया में, अपन जब फैक्ट्री जाते हैं रास्ते में मानसरोवर आता है, जहाँ हमारा जी फ्लैट है हाँ ना उसी के पास में। जी जी तो खैर वहां मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ली, और धड़ाधड़ जो है मेरे किसान भाई तो तैयार थे, जो कहते थे कि पता नहीं कब लोगे। मैंने कहा भैया भेजो गाड़ियां। और जो है तुरंत के तुरंत जो है स्टाफ इकट्ठा किया, स्टाफ की मतलब नंबर्स बढ़ाए, कुछ मशीन्स बढ़ाई, इधर उधर से व्यवस्था करी पैसों की, और काम शुरू हुआ। उसके बाद मेरे पास और कई, उसके बाद तो खैर एक के बाद एक लोग देखते हैं ना कि भैया पतंजलि के लिए बना रहे हैं, तो और लोग आने लगे। एक कीवा इंडस्ट्रीज करके है, तो करण गोयल उनके जी डायरेक्टर हैं, तो वो करण जी ने फोन करा कि तिवारी जी ऐसा ऐसा मुझे ये बनवाना है, तो नोनी जूस एक्चुअल में शुरू हुआ फिर। ओके सर, आपकी आवाज ना अभी आ रही है, हाँ एक सेकेंड। जी तो इस तरीके से एक के बाद एक कस्टमर मिलने लगे, और फिर हम लोग ये बिग बाजार है, मोर जो स्टोर खुले थे आदित्य बिरला ग्रुप के, उनको हम लोग सप्लाई करने लगे। आयुर जो कंपनी है जो कॉस्मेटिक बनाती है, उनको हम हाँ देने लगे। आईटीसी को हमने दिया। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ने लगे, और उसके बाद से कभी प्रोडक्शन एक बार जो बढ़ा कभी कम नहीं हुआ, कहने का मतलब ये सुपर लगातार ग्रो ही होते गया। ओके और कई में ऐड पे कभी ज्यादा हमने खर्चा किया नहीं, मार्केटिंग करी नहीं। जो भी कुछ मार्केटिंग है हमारे प्रोडक्ट ही बोलते हैं, और बाकी मैं जहाँ लोगों से पर्सनली बात करता हूँ और ऑर्डर फाइनल हो जाते हैं। नो डाउट सर, ये जो स्ट्रेटेजी आपने ट्रेडिशनल मार्केट में बनाई है, ये आज अपने डॉक्टर नेचर में भी काम करती है कि क्वालिटी बोलती है, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। एक और सवाल है कि जैसा हम आपसे मिलते हैं, कई बार जिक्र हुआ है, तो आपका तो पूरा एक वैद्य परिवार है, पिताजी वैद्य, दादाजी वैद्य, बुआ जी वैद्य। तो एक वैद्य परिवार और एक बिजनेसमैन, उस वैद्य परिवार में से एक आदमी एक इतना बड़ा बिजनेसमैन बना, इसका कुछ मतलब परिवार के ऊपर क्या रिएक्शन है या था? देखिए शुरुआती दौर पे तो परिवार को ये था 100% कॉन्फिडेंस कि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्या होता है कि व्यापार करने के लिए लोगों को ये लगता है कि व्यापार के कुछ एक अनुभव होना चाहिए, कुछ चीजें आपको मतलब कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग, या कोई फैमिली में कोई बिजनेस करता हो। क्योंकि देखिए पढ़ाई करना, जॉब करना अलग चीज है और व्यापार अलग चीज है। जी मुझे ये समझ में आया कि अगर हम लोगों से, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है व्यापार को लेके, जी जी क्योंकि व्यापार एक तरीके का एक बड़ा वृक्ष है, एक बड़ा आप तैयारी करते हो कि आप किसी बिजनेस को बढ़ाते हो। आप अपने एम्प्लॉइज को अगर प्यार करते हैं, आपके जो कस्टमर है उनको आप प्यार करते हैं, आप जो काम करते हो उसको प्यार करते हैं, उसको अहमियत देते हैं, तो कोई भी व्यापार हो दुनिया का, मैं कहता हूँ। बाकी देखिए आपको अकाउंट्स नहीं आता, व्यापार करने के लिए मेरी परिभाषा बताता हूँ। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? व्यापार करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास जी कुछ ना कुछ कोई भी उत्पाद चाहिए, चाहे दवाई बनाओ, चाहे आप पंखा बनाओ, चाहे एसी बनाओ, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट को जी बनाने वाले लोग चाहिए। तो मुझे बनाने के तौर तरीके तो मुझे आते थे, प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्मुलेशन करना है मैंने उसके ऊपर मेहनत करी, सीखा, और आज भी सीखता रहता हूँ। दूसरी चीज, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि आप उसमें डालो जो क्वालिटी चाहिए। आप क्या सुपर करते हो कि आप लोगों के हिसाब से चलने लगते हो। आपको लगता है यार फलाने कंपनी की रेट इतनी है, तुम उसी रेट में प्रोडक्ट बनाना है। आपके बाजू के अंदर आपका ढाबा चलता है, आपके पड़ोस वाला ढाबा जो है वो 10 रुपए का रोटी देता है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं 8 का देके बिजनेस ले लूंगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। इसको आपको देखना पड़ेगा कि हाँ 10 में अच्छी क्वालिटी दी जा सकती दीजिए, लेकिन अगर 11 में अच्छी क्वालिटी आ रही तो 1 रुपए के चक्कर में क्वालिटी खराब ना करके उसको क्वालिटी दीजिए आप। क्या लोग बात आएंगे जहाँ पे सुपर लोग हैं। तो मेरा ये था कि मैं अपने प्रोडक्ट से प्यार करता हूँ, मुझे मालूम है आज भी करता हूँ, मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, आज तक मुझे कोई कहना नहीं आता।
मेरे एम्प्लॉइज सारे मुझे देखते हैं तो वो भी वैसा ही करते हैं, मेरे सारे एम्प्लॉइज को प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने एम्प्लॉइज का रेस्पेक्ट करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनकी जिंदगी की हर अच्छी बुरी सिचुएशन में उनके साथ रहता हूँ, तो मुझे मालूम है वो भी मेरे साथ रहेंगे। देखिए गिव एंड टेक है, आप किसी की केयर करते हैं आपके लिए करेगा, लेकिन आप सोचो कि मेरी कोई केयर करे मैं किसी की ना करूं, तो भैया ये तो माँ बाप भी नहीं करते ऐसा, तो राइट राइट। एनी तो बिजनेस करने के लिए देखिए आपके पास अगर आप काम करेंगे, आपका कस्टमर संतुष्ट है, आपके एम्प्लॉय संतुष्ट है, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से, कोई रोक नहीं सकता। बाकी जो टेक्निकल चीज है, मुझे कंप्यूटर चलाना बहुत नहीं आता था, कोई नहीं, कंप्यूटर वाला हायर कर लेंगे जी, 15,000 20,000 लेगा, 25,000 ले लेगा, 50,000 ले लेगा। मुझे सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर वाले हायर कर लेंगे ना भाई, ठीक है। हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारे साथ काम करने वाले लोग संतुष्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो फैमिली को मैंने यही समझाया था कि ये देखिए, यही चीज मैंने तब समझाई थी कि देखिए मैं अच्छी चीज कर रहा हूँ, मेरे घर ग्राहक जो जिनको मैं व्हीट ग्रास पिला रहा हूँ, जिनको एलोवेरा पिला रहा हूँ, वो संतुष्ट है, उनसे जाके आप मिल लो। मेरे फैमिली को यही कहता था कि उनसे पूछो उनको क्या फायदा हो रहा है, अगर वो कहते हैं फायदा हो रहा है तो मेरे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरे फादर वही मतलब फैमिली का ही रहता था कि भाई इसमें ध्यान रखना भैया, नुकसान लग जाएगा, अकाउंट्स का है, उधार मत दे देना। फैमिली कोशिश करती है कि कहीं मेरा बच्चा डूब ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो मेरा ये था कि देखिए नियत अच्छी रखो आप, आपको ईश्वर से बड़ा साथी कोई आपका हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, आप ईश्वर से या प्रकृति से बड़े किसी हाल में नहीं हो सकते, राइट। तो आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। कोई भी इंसान हो, वो जिंदगी में कोई भी व्यापार भी कर सकता है और कल को जरूरत पड़े तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है चाहे तो मेरी फैमिली को मैंने समझाया और धीरे धीरे समझ गई। आज भी मेरी फैमिली मुझे बहुत सारे चीजें यही कहती हैं कि भाई ठीक है, क्यों जरूरत है, बहुत है इतना, अब आगे करने की जरूरत क्यों है, तू अपनी फैमिली को टाइम दे, टाइम पे सो, टाइम पे खा, ये कर। मैं आपको सच बताऊं, ये टाइम पे खाने की बात, मैंने सुबह जो है जल्दबाजी में एक पराठा खाया था और अभी मेरा डिनर रेडी है, लेकिन अभी तक खा नहीं पाया। बीच में मैं अभी है सारे दिन ऑफिस में कुछ मीटिंग में था, फिर अभी शाम में मीटिंग हुई तो मैं मंदिर जाके आया, उसके बाद यहाँ आया। तो देखिए क्या होता है, एनर्जी जब दिमाग में एक्चुअल में ना, दिमाग में जब कुछ चल रहा है ना तो भूख कहीं नहीं जाती। भूख एक्चुअल में इंसान को ना खाने की नहीं होती है, भूख सेटिस्फेक्शन है हमारा लाइफ में। मुझे संतुष्टि मिल रही है कि आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे। तो वही मैंने फैमिली को समझाया कि देखिए अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है भाई। देखिए कुत्ता बिल्ली जानवर, मेरे घर में अभी एक छोटी सी बिल्ली ने छोटा सा एक बच्चा दिया है, तो बच्चा वो भी उसको म्याऊं म्याऊं करके अपना दूध पीने के लिए आ जाता है, उसको दूध पीना है, उसको इतना ही मालूम है। उसने कहा भाड़ में जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ दूध पीना है, उसकी इतनी टेंशन है। तो इंसानों को यार हमको बहुत सारा दिमाग दिया है, वो इसलिए थोड़ी दिया ना कि अपना पेट भर लूं। हम अपनी बॉडी को, मैंने राजीव भाई से देखा, वो कहते थे कि अपने शरीर को एक एक कोशिकाओं को आप यूज करो, अपने पूरे शरीर की एक एक बॉडी के पार्ट को आप यूज करो कि आप कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो इसका, क्योंकि खत्म तो होना ही है, राइट। अब देख ही लो, उनकी बात सत्य हो गई, उनका जीवन जो है लंबा नहीं रहा लेकिन कितना बड़ा हो गया, सुपर, कम समय में बहुत काम कर गए। तो इसलिए मेरा यही है कि हम सब जीवन में अपने आप को एनालाइज करें कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में आप राजीव भाई से भी ज्यादा कर सकते हैं, आप महात्मा गांधी से भी ज्यादा कर सकते हैं, टीपी तिवारी से भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, तो वो आपकी फैमिली को समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। पढ़ाई की यात्रा कैसी रही सर? देखिए पढ़ाई मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, आज भी बहुत अच्छी लगती है। मैं आज भी नोट्स बनाता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं किसी भी बुक को पढ़ता हूँ तो शॉर्ट में नोट्स बना लेता हूँ, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेता हूँ और उनको मैं रिवाइज करता हूँ। तो मेरा हिंदी मीडियम से मेरा पढ़ाई हुआ। स्कूल की हद तक बात करें तो तीसरी चौथी क्लास तक बिल्कुल सामान्य सरकारी स्कूल में हम पढ़ा करते थे। उसके बाद मेरा फादर का ट्रांसफर जो है जोबनेर हो गया, जहाँ पे आज मेरे फादर रहते हैं, जहाँ गौशाला है। तो वहां पे फिर जो है एक ना इंग्लिश मीडियम बोल लीजिए, ठीक ठाक स्कूल था, बाल मंदिर, उस समय का इसको अच्छा स्कूल बोल सकते हैं। तो वहाँ एडमिशन हुआ, तो वहाँ बड़ा टफ था क्योंकि बिल्कुल हम लोग घर में जो है आधी हिंदी आधी मारवाड़ी बोलने वाले, और ठीक से मतलब आप समझ सकते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे किस तरीके के शैतान होते हैं, प्राइवेट स्कूल में थोड़े से डेकोरम में रहना है। तो वहाँ आए तो धीरे धीरे चीजों को सीखे, लेकिन मैं अडॉप्ट जल्दी कर लेता हूँ। मैं अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है ढालने की कोशिश करता हूँ, और फिर वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मेरा ज्यादातर मेरा जीवन जोबनेर में ही रहा। एग्रीकल्चर कॉलेज वहां से है, तो मैंने ग्रेजुएट अपना 12th तक करने के बाद फिर मैं एग्रीकल्चर में आ गया। बाकी का फिर मैं हैदराबाद जाके, और एजुकेशन मुझे आज भी अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ हर इंसान को शौक रखना चाहिए थोड़ा पढ़ने का।
क्योंकि बिना पढ़े, बिना नॉलेज लिए ना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक सवाल ये है सर कि आपकी याददाश्त बहुत तगड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से आता हूँ। और जहां तक स्पीकिंग पावर का सवाल है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको स्टेज पे 10 घंटे भी दे दिए जाएं तो आप बिना थके बिना रुके बोलेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो पता चलता है, वो कहते हैं ना कि पूरे गेहूं देखने के लिए पूरी बोरी खोलने की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी गेहूं में समझ में आ जाता है। तो इसका राज क्या है? देखिए जेपी जी, सॉरी, राज बड़ा व्यक्तिगत सवाल है। नहीं नहीं, राज कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको अगर कोई ऐसी चीज बोलना है जिसके बारे में आपको याद करना पड़े, जी, क्या कि आपको कुछ पढ़ के कोई बताना है या कोई चीज ऐसी जिसको आपको याद करना है। देखिए, जिंदगी की जो चीजें हैं, मैं वही बात करता हूँ जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, जी, जो मुझे विश्वास है कि ये चीज सही है, जिसके ऊपर मैं 100% कन्विंस्ड हूँ अपने आप से जी, कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और बेसिकली आप बहुत ज्यादा चीजों को, आप जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ते रहते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, कुछ चीज के बारे में मालूम हुआ, मैंने पढ़ा जी, कि इस चीज में ये होता है, ये विटामिन होता है, ये चीज होती है, जी, उसको मैं 4 जगह से और क्रॉस चेक करता हूँ कि इसके बारे में ये एंगल से देखता हूँ कि आयुर्वेद के ग्रंथ किस तरीके से बोलते हैं इसके बारे में, मॉडर्न साइंस क्या बोल रही है, एलोपैथी क्या बोल रही है, डाइटिशियन क्या बोल रहे हैं, फिर उसके ऊपर निष्कर्ष निकालता हूँ। ये चीज मुझे मदद करती है। और बाकी चीजें कुछ आपको याद करके बोलने वाली है ही नहीं है। आप हमेशा अगर कोई चीज बोलते हैं, और मेरी बातों में कोई विशेष बात भी नहीं होती, मैं कोई ऐसे स्पेशल किसी को भाषण नहीं देता, मैं तो जनरली वही बात करता हूँ जो मेरी लाइफ की बात है या जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने अनुभव लिया है, उसी के बारे में बात करता हूँ। तो जब आप दिल से बात करते हैं ना, तो आपको एक्चुअली में कोई याद करना या कितने घंटे बोलना, वो मुझे लगता है कि कोई वो नहीं होता। आप जो लाइफ में है बस उसी को आप बयान करते हैं, तो आप आराम से बात करते हैं। सुपर, सुपर। ये जितने भी सुनने वाले लोग, आप समझिए कि कहीं बनावट की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं वही अनुभव आपको लोगों को शेयर करना है। और हमारी फिल्म लाइन की भाषा में बोली जाती है कि कल्पना करने की जरूरत नहीं है। रियल लाइफ में भी आदमी की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि एक अच्छी खूबसूरत फिल्म बन सकती है। तो वैसे ही सर का जो लंबा लंबा स्पीच देने का, सर हम लोग लीडर लोग आपस में चर्चा करते हैं कई बार कि ब्रजेश जी जैसे मुझे बोलते हैं, अरे सर 2 घंटा नॉन स्टॉप बोले सर, एक आदमी नहीं उठा, एक आदमी बोर नहीं हुआ। ये इसलिए है क्योंकि ये दिल से निकली हुई आवाज है, और वो दिल से निकली हुई आवाज दिल तक जरूर जाती है। नेक्स्ट, बहुत कम सवाल बचे हैं सर, 2-3 सवाल और है मेरे पास। पहली विदेश यात्रा आपकी कौन सी देश की थी? देखिए, पहली विदेश यात्रा तो मेरी हांगकांग में थी। ओके, और जी, मैं हांगकांग गया और काफी अच्छा लगा। मतलब जी, हमने देखा है, हमने खैर मैं उस समय हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, जी, लेकिन वहाँ की मैं आपको एक बताता हूँ। जब पहली बार गए तो वहाँ के मतलब टाइम गैप था इंडिया का और वहाँ का, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे जी। टाइम गैप हो जाता होगा। एनी हाउ, तो तो हम वहाँ के समय के हिसाब से 3 बजे पहुंचे, सुबह के 3 बजे। ओके, ओके, तो वहाँ गए और हम लोग होटल में चले गए और जाके सो गए, क्योंकि वो टाइम अजीब सा हो रहा था। मतलब हम इधर रात में चले, उधर रात में पहुंच रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे साथ में, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि वहां जाने के बाद भी लगभग वैसे ही समय हो रहा था। तो खैर हम सो गए और वो लिफ्ट में कब बैठे और कब चले गए रूम में कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुबह वो जो जहाँ हम लोग रुके हुए थे, वहां के बालकनी था, वहां पे है ना, बड़ा जी। बालकनी था उसमें। तो बालकनी खोल के मैं बाहर गया तो मुझे मजा चक्कर आने लगे, क्योंकि बहुत नीचे छोटे छोटे इंसान दिख रहे थे एक्चुअल में। अच्छा, तो अच्छा। वो 111वां माला था एक्चुअल में। ओ, तो मैंने जिंदगी में 11 माले भी एक साथ चढ़े, मतलब किसी बिल्डिंग पे गया नहीं होगा उस समय तक। तो मैं वो देख के जब लिफ्ट में हम वापस जब आ रहे थे तो समझ में आया कि 111वें माले पे है और नीचे इतनी दूर जाना है। तो बड़ा अजीब चीज लगी, और वहाँ की लाइफ देखी, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सारी चीजें। तो अच्छा लगता है, आप दूसरे अलग अलग कल्चर देखते हैं। उसके बाद तो फिर जाना ना लगा रहा। उसके बाद मलेशिया भी गए, सिंगापुर भी गए, इंडोनेशिया भी गए, ताइवान भी गए, थाईलैंड भी गए, कोरिया भी गए, जापान भी गए, लंदन भी गए। बहुत सारी जगह चांस मिलता रहा। लेकिन हाँ, विदेश यात्राएं भी कभी कभार करनी चाहिए, ताकि जी, बेसिकली हमें दुनिया के बारे में पता चलता है। हम लोग न्यूज में देखते हैं उस कंट्री में ये हो रहा है, आज मैं समझ पाता हूँ कि आज रशिया में कैसे हो रहा होगा,
कैसा टेम्परेचर है, कैसे वहाँ लोग हैं, क्योंकि हमें जब बिजनेस करना है इंटरनेशनली तो उन लोगों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जी हम सोचेंगे कि यहाँ बैठे बैठे हम बिजनेस कर लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको बिजनेस नहीं मिलता। एक बंदा मुझे पूछता है, तिवारी जी हमको तो जापान में कोई हाजिर नहीं डालता, क्योंकि जापान वाले, सही बता रहा हूँ, आप 1000 मेल कर लो कोई जवाब नहीं देगा एक्चुअल में। वो अलग तरीके के लोग हैं, वो आदमी को जब तक समझते नहीं काम नहीं करते। तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, उन लोगों को समझना पड़ेगा, उनके बीच में रह के समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जाता हूँ। और अभी भी मैं जो मई में मैं जिनेवा जा रहा हूँ, तो जी वहां भी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको बिजनेस बढ़ाना है, हमें डॉक्टर नेचर को सुपर। जगह जगह लेके जाना है। तो उन लोगों से मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। तो सुपर। ये है। बाकी तो हमारा देश भी महान है, बहुत अच्छी चीज है यहाँ भी घूमने के लिए। जी। सर पहले कौन से देश में आपने सबसे पहले प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया भेजा, वो देश कौन सा था? ये सबसे पहले हमने अफ्रीका मैंने भेजा। अफ्रीका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अफ्रीका मैंने प्रोडक्ट डिस्पैच किए। एक हैदराबाद की का, वैसे देखा जाए तो छोटी क्वांटिटी में तो खैर हमने दुबई काफी भेजा, अफ्रीका से पहले भी भेजा। जी ना जिससे किसी को पर्सनली यूज करना है, फिर उसने जी कुछ किसी को बताया तो कोई दुकानदार ने मंगा लिया 50,000 लाख रुपए का सामान, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में, जिसको हम जी कंटेनर लोड बोलते हैं, मतलब लगभग 20 लाख से ऊपर का जो स्टॉक है वो पहला मेरा अफ्रीका में गया। और ओके। अफ्रीका में हमारे काफी संतुष्ट कस्टमर हैं और आज भी हम भेजते हैं। अच्छी बात ये है कि एक बार नहीं भेजा, वो जब से भेज रहे हैं तो भेज ही रहे। तो अफ्रीका हमने भेजा, उसके बाद हमने श्रीलंका भेजा, फिर हमने वियतनाम भेजा। एक मुंबई के ही हमारे कस्टमर हैं अतुल भाई, वो श्रीलंका जो है उनके साले हैं, मतलब तो वो पहले हमसे प्रोडक्ट बनवाते थे, बाद में उन्होंने फिर एक्सपोर्ट का काम शुरू किया और श्रीलंका हमारा काफी क्वांटिटी में मटेरियल गया। फिर वियतनाम गया। वहाँ एक्चुअल में क्या कस्टमर देखता है, वो वियतनाम के किसी कस्टमर ने श्रीलंका में हमारे प्रोडक्ट देखे तो उसने जी इंक्वायरी करी, फिर जी वहां चले गया प्रोडक्ट। तो जी बाकी जो बड़े कंट्रीज हैं वहाँ एक्चुअल में आपको वैल्यू अच्छी मिलती है, प्राइस अच्छी मिलती है। बाकी तो जी श्रीलंका और यहाँ ठीक है, लेकिन यूके हो गया, जर्मनी हो गया, वहां से मतलब पूरा यूरोप हो गया। ओके। ये हम लोग काफी समय से कर रहे हैं, लगभग मेरे को लगता है कि 9 साल के करीब हो गया हमें ओ लंदन और यूके एक्सपोर्ट करते हुए। जी और बाद में फिर हम लोगों ने जापान हम लोग गए, वहाँ काम शुरू किया। हाँ, बाकी रशिया तो खैर अब हमारा घर जैसा हो गया है। रशिया में काफी क्वांटिटी में हम लोग करते हैं जी और आप सब लोगों का साथ रहा एक्चुअल में भी कोविड, और उसके बाद में अभी रशिया में प्रॉब्लम्स होगी। तो मेरा मतलब काफी कार्रवाई हो चुकी है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्चुअल में रशिया में लगाएंगे। ओके तो सुपर। वहाँ भी इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बट तो अभी सर ये जो युद्ध हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच, उसमें अपना जो आपका जो मिशन है उसमें थोड़ा सा मतलब पीछे हटना पड़ा होगा या थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? हाँ, देखिए रशिया वाला जो पार्ट है वो तो खैर हो रहा है। रशिया में अभी भी लगभग मेरे को लगता है 7 दिन पहले मैंने डाला भी था अपना कमेटी वाले ग्रुप में। जी जी कुछ आया था दिन, शायद 10 है ना, कुछ दिन हुए हैं। जी तो रशिया तो अभी भी हम कंटेनर मटेरियल हमने पूरा भेजा है। जी लेकिन ये है कि थोड़ा सा व्यवधान है उस चीज की वजह से, क्योंकि ट्रैवलिंग करना है, यानी कि जैसे मैं जाना चाहूँ अभी तो इस समय जाना मतलब सही समय नहीं है वहां के लिए। जी जी और यूक्रेन का बिजनेस काफी हमारा डैमेज हुआ इसकी वजह से, क्योंकि हमारे यूक्रेन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनका पूरा हाँ सिटी डैमेज हो गया है। मतलब बहुत ही जी अच्छे इंसान है, तो उनका पूरा घर, उनका ऑफिस, पूरा सिटी एक्चुअल में ना कंप्लीट चकनाचूर हो गया है। ओ तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान के साथ हमने काफी लंबे समय से रिलेशनशिप बनाया और जी उसने हमारा बिजनेस को वहां पे एस्टेब्लिश किया, तो जी उसको वापस रीएस्टेब्लिश होने में समय लगेगा। अनफॉर्चुनेटली मान के चलिए बहुत हमारा लॉस तो हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस जो साल का हम लोग जिस इंसान के साथ में 1.5-2 करोड़ का काम कम से कम कर ही लेते थे, तो वो बात है। लेकिन आगे बढ़ रहा था बिजनेस और प्लानिंग ये थी कि मैं जाऊंगा वहां पे और वहां पे पूरा डॉक्टर नेचर का प्रॉपरली हम लोग लॉन्चिंग ये सब करेंगे। खैर वहां भी होगा, जब ठीक होगा तब होगा, लेकिन बाकी जगह हम बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग और दूसरे देशों में काम बढ़ा रहे हैं। आपने एक फोटो भेजा था यूक्रेन के, कोई गार्गिन कुछ थे जो ऑफिस भी आए थे, अभी उनका कुछ न्यूज है? मतलब यूक्रेन के हाँ हैं हाँ, वो तो इतनी बमबारी। नहीं वो रेगुलर टच में है, रेगुलर बात ओके होती रहती है। ओके देखिए ओके उस बंदे की मैं आपको एक और तारीफ करता हूँ। वहां पे यूक्रेन में सब कुछ हो रहा है, बल्कि उसका ऑफिस भी पूरा डैमेज हो गया है, राइट। वो ओ अभी उसमें है, फिलहाल बंकर में है, नीचे बंकर में है। बेसमेंट में। हाँ, वहाँ पे रेलवे स्टेशन को बंकर बना के रखा है, जी मतलब वहाँ पे नीचे रहता है रेलवे जी जी स्टेशन।
तो एनी लेकिन उसका एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे क्या आता है कि तिवारी जी, मिस्टर तिवारी, आई हैव सम क्लाइंट्स इन फ्रांस, मेरे कुछ क्लाइंट फ्रांस में है, तो आप मेरे थ्रू मतलब मेरा कुछ मेरे थ्रू जो है ना वहां पे उनको कर दें, मैं उनसे बात कराता हूँ। तभी उनसे मेरी बात हुई, मैं फ्रांस जा भी रहा हूँ तो उनसे मैं मिलूंगा भी। तो वो देखिए ऐसी परिस्थिति में बंकर में बैठा हुआ है, AK-47 लेके बैठा हुआ है, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहे ठीक है जी सर, जो भी प्रॉब्लम है ये तो हो रही है, अब इसका सामना करेंगे, लेकिन मैं कुछ बिजनेस को बढ़ा सकूं तो यूक्रेन में बोला अभी फिलहाल मैं इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फ्रांस में मेरे कुछ नोन है जिनसे मैंने बात करी है, और वहां पे आप उनसे मिलिए तो मेरा बिजनेस होगा। और इंडिया में वो और एक और चीज बता दूं, अच्छी चीज, आप वृंदावन में हमारी फ्रेंचाइजी खुलवा रहा है वो, वहां से बैठ के। ओह क्या बात है, यूक्रेन से ठीक है वृंदावन। ना। अरे तो क्या बात। देखिए, जो आपने कहा ना, जहाँ चाह वहाँ राह, वही बात है। तो जो जितने भी अभी लोग सुन रहे हैं, आप समझिए कितना बड़ा मैसेज है। गोलाबारी हो रही है और बंदा अपना बिजनेस भी कर रहा है, और AK-47 सर को फोटो भेजा, मेरे पास फोटो भी है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। बंदा युद्ध भी लड़ रहा है और अपना धंधा भी कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और यूक्रेन से वृंदावन में फ्रेंचाइजी खुलवा रहा है। दोस्तों, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सर एक दो सवाल और है मेरे। आप मतलब मैं कई बार रात को 2-2:30 बजे उठता हूँ वॉशरूम के लिए, तो मैं कई बार ऐसे देखा कि आप ऑनलाइन हैं, और सुबह 7 बजे उठा तो आप ऑनलाइन दिखे। तो मुझे डॉक्टर नेचर में 2 ही ऐसे शख्स नजर आए जिनको जब देखो तब ऑनलाइन दिखते हैं या एक्टिव रहते हैं, एक आप और एक हमारे सनी सिंह जग्गी जी हैं। तो मैं आपका ये जो एनर्जी खत्म ही नहीं होती है, 2-2:30 बजे देखो तो कई बार आप व्हाट्सअप कर रहे होते हैं, तो इसका थोड़ा सा राज अगर बता देंगे तो सबके लिए बड़ा अच्छा रहेगा सर। देखिए, राज सबसे यही है कि अपने प्रोडक्ट खाओ और खूब खाओ, बेइंतहा खाओ, इतना प्यार करो इन प्रोडक्ट से कि मतलब लोगों को भी लगे कि यार ये क्या प्यार करता है। मैं सही बताता हूँ, मेरे पूरी फैमिली जो है ये कहती है यार ये बंदा क्या करता है। मतलब मैं आपको, जैसे अभी लेट हो गया तो मैं क्या करूंगा, अभी एक ग्लास भरूंगा, खूब सारा उसके अंदर आंवला जूस डालूंगा, 1 चमचा भर के अपना टर्मरिक ड्रिंक डालूंगा, उसी के अंदर मैं न्यूट्री सपोर्ट डालूंगा, ये सारे मिला के 1 ग्लास पीऊंगा। उसके बाद इच्छा हुई तो थोड़ा आंवला कैंडी खाऊंगा। तो देखिए, सबसे आपकी बॉडी का हेल्थ जरूरी है। देखिए क्या होता है कि आप जरूर नहीं है कि आप 10 घंटे सो, 8 घंटे सो, आपका 2 घंटे की नींद। अच्छा, मेरी नींद का ऐसा है, मैं 1 घंटे में मुझे जबरदस्त नींद आ जाती है। अगर मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस मिल गया तो 1 घंटे में मुझे नींद, फिर अगले 24 घंटे मेरी एनर्जी, मेरी बैटरी चार्ज रहती है। मैं फैक्ट्री जाता हूँ, रास्ते में मैं ड्राइवर को, प्रधान को मालूम है, मैं जैसे गाड़ी में बैठूंगा अगले 5 मिनट के बाद मुझे नींद आ जाती है। अगर मैंने फोन साइलेंस पे कर दिया तो मुझे फैक्ट्री जाके वो जगाता है कि सर फैक्ट्री आ गई है। उतनी देर में मेरी जो नींद पूरी, वापस आने के बाद फैक्ट्री से कई बार मैं 11-12 बजे तक वापस लौटता हूँ। उसके बाद मैं 3 बजे तक अपना जो भी, क्योंकि पेंडिंग काम है मुझे, बहुत सारी चीजें मैं करता रहता हूँ। अभी मैं कुछ आगे एजुकेशन प्रोग्राम डॉक्टर नेचर का एक बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैं लिखता रहता हूँ। तो रात में मुझे समय मिलता है, क्योंकि दिन में फोन कॉल्स में आप ना पर्सनल काम नहीं कर पाते, मतलब जो आपको एकाग्र चित्त होकर करना है ना। तो ऑनलाइन रहने का वही है, मैं नेट पे बहुत सारी चीजें सर्फिंग करता रहता हूँ, पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ चीजें। तो मैं 3 बजे भी वापस सोता हूँ, लेकिन सुबह फिर मुझे आराम से मेरा काम हो जाता है। बिटिया हमारी स्कूल जाती है, उससे मैं जग जाता हूँ, बात करते हैं, सुबह इधर घूम लिया। तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि आप, बॉडी आपकी ना उसी तरीके से तैयार हो जाती है। अब आपने दिमाग में फिट कर लिया कि नहीं साहब मुझे तो 10 बजे सोना है, तो आपकी बॉडी फिर उसी हिसाब से हो जाएगी। आप सोचते हैं कि मुझे 2 घंटा भी नींद हो जाएगी तो काम कभी भी सो ले। अच्छा, फ्लेक्सिबल मैंने बना लिया, मैं सुबह 4 बजे भी सो सकता हूँ और मैं दोपहर के 4 बजे भी सो सकता हूँ। मेरे को 2 घंटा उस समय कभी मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि नींद पूरी नहीं करता, मैं दोपहर में आधा घंटा सो लेता हूँ तो मुझे अगले 4 घंटे 5 घंटे काम आराम से। ओके सर, अब कुछ क्वेश्चंस एक नेटवर्क मार्केटिंग से चूंकि जुड़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड है। अपने मसाले वगैरह का क्या कब तक आप उतार देंगे? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि सर मसाले वगैरह आ जाएंगे तो उससे थोड़ा सा जो एक बीवी का जो एक टारगेट रहता है, भाई 500 बीवी करना है या 1000 बीवी जो भी है, तो उसमें इजी हो जाता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो इस विषय में कुछ जानकारी आप बता सकते हैं? देखिए, हम जून के महीने में हम लोग लेके आ जाएंगे मसाले। मेरी कोशिश है कि 6 जून का मेरा बर्थडे है, उसी दिन मैं लॉन्च कर दूं। आए क्या तो ये प्लानिंग है।
आपने बहुत पूछा तो मुझसे अभी निकल गया। जी हमारी देखिए क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें प्राइसेस का देखना है, हमें वॉल्यूम्स का देखना है कि हम लोगों को जी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दें, क्योंकि जी बाजार के मसालों के बारे में तो मैं खुद 1000 बार बता चुका हूँ लोगों को कि हो क्या रहा है। तो जी या तो हम कोई काम करें नहीं, और करें तो जी अच्छा ही करें, सही क्योंकि देखिए हम ऐसा काम, हमारी एनर्जी ऐसे काम में क्यों खराब करें जो एक्चुअल में हम ही संतुष्ट नहीं है, जी क्योंकि हम जो कर रहे हैं फिलहाल वही कर लें, या तो नए चीज में आप जा भी रहे हो, वहां काम भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसा टाइम पास करने का कोई सेंस नहीं बनता। जी ज्यादातर लोग कर यही रहे हैं, प्रोडक्ट चले, अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने में क्या दिक्कत थी क्या? जयपुर में जी बहुत सारे मसाले बनाने वाले तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जी सप्लायर्स हैं, गुजरात में है, राजस्थान में, तो मसाले किससे भी लेके हम लोग सेल कर सकते थे, कोई बड़ी बात जी नहीं है। लेकिन मैंने जितने भी अभी तक स्टडी करी है, देखा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि उन मसालों को मैं कम से कम डॉक्टर नेचर का टैग उन पे लगा दूं, ओके ये मैं किसी हाल में नहीं कर सकता। तो हमें अच्छे क्वालिटी के मटेरियल चाहिए, प्राइसेस भी रीजनेबल चाहिए, कि जिससे हम लोग लोगों को ठीक प्राइस पे दे सकें। तो फिलहाल रेट्स भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, इसलिए राइट टाइम नहीं है। हम अभी से कलेक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टोर करने में लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट में लगे हुए हैं, थोड़ा जो जी सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक आ जाए, ताकि नहीं तो क्या होगा कि हमने लॉन्च किया, पता चले कि 2 महीने के बाद हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, जी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो प्राइस ज्यादा मिल रही है। अच्छा जी ऑर्डर आ गए, आपने लॉन्च कर दिया, आपको सेम क्वालिटी का मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये सब जी इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली, आपको स्टॉक करना जी पड़ता है सीजन के हिसाब से पूरी साल का। जी तो वो सब हम कर रहे हैं, और जून तक हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। और ओके मस्टर्ड ऑयल भी हम लॉन्च करेंगे, आगे प्लानिंग में है। जी लेकिन मेरा आयुर्वेद पे ज्यादा फोकस रहता है, तो आयुर्वेद वाली प्रोडक्ट में थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरा शौक हॉबी बोल लीजिए वो करना, तो इसलिए इजी हो जाता है। प्रोटीन पाउडर अभी और आपका अगले 4-5 दिन में चालू हो रहा है आपके पास डिलीवरी डिस्पैचेस। तो कौन सा प्रोटीन पाउडर अगले 4-5 दिन में सभी वेयर हाउस पे अवेलेबल रहेगा, अवेलेबल हो अपना जाएगा भी डिस्पैच कर रहे हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके और तो काफी अच्छे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी जून महीने के अंत तक होंगे, क्योंकि उनका भी अभी लाइसेंस अभी मिला नहीं है, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। मैंने वही कहा ओके कि हम अपने प्रोडक्ट खुद बना के लॉन्च करना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट में तो आप जानते हो, अभी मैं जूम मीटिंग में क्या बोलूँ, क्या लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या हाँ वो प्रक्रिया तो होती है, जी जी तो थोड़ा सा समय लग रहा है उसके लिए। जी दो सवाल और है सर। जी मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन है, इसको लेके क्या प्लानिंग है अपनी, क्योंकि मार्केट में कई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, कंपटीशन है। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि अपना कंपटीशन किसी से नहीं है, अपना कंपटीशन डॉक्टर नेचर का कंपटीशन डॉक्टर नेचर से ही है, बट फिर भी एक स्ट्रेटेजी होती है, कई कंपनियां हैं, तो उसको लेके अगर कुछ आप प्रकाश डाल सकें तो। देखिए जेपी जी, आपने वैसे आंसर दे दिया। एक्चुअली में कंपटीशन नाम की, ना तो आज कंपटीशन कोई है, ना जी अगले 100 साल बाद होगा, और 1000 कंपनियां आ जाए इस क्षेत्र में, कोई कंपटीशन नाम की चीज नहीं है। सुपर देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, जी पतंजलि जब आया, या बाबा रामदेव बिजनेस में आए, उससे पहले जी क्या आयुर्वेदिक कंपनियां नहीं थी? जी उससे पहले बहुत सारी कंपनियां थी। हम नेटवर्क मार्केटिंग में, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग से कंपटीशन की आपने सवाल जी पूछा, लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में भी ऑलरेडी 100 साल पुरानी कंपनियां थी, और बहुत सारे कंपनियां थी, उन्होंने जैसे भी किया अपनी जगह बनाई। जी तो हम अपने तरीके से चल रहे हैं, और लोग हमें कॉम्पिटिटर मांगेंगे, एक्चुअल में हम किसी को, देखिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मैं मेरी जिंदगी के अंदर कम से कम भी 500 कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल चुका हूँ, 2 घंटा 5 घंटा, किसी से 10 बार, किसी से 15 बार, टॉप से टॉप कंपनी। आप भारत की जी सबसे बड़ी कंपनी किसको मानते हो? फार्मास्यूटिकल के अंदर मैनकाइंड फार्मा, हाँ और मैनकाइंड आयुर्वेद के फार्मा अंदर आप डाबर, पतंजलि और बैद्यनाथ, ये जी 3 भारत की जो है मतलब मेजर टर्नओवर ये करती हैं। जी तो इनसे लेके और नीचे से नीचे तक लेके मैं सब कंपनी से मिल सकता हूँ, मिला हुआ हूँ, बातचीत हुई है, कई बार मिला हूँ, एक बार नहीं। इन सारों से नतीजा मैं आपको अनुभव से ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर नेचर का फिलहाल कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि जो विचारधारा, जो सिस्टम जो हम लोग लेके चल रहे हैं, अगले 20-25 साल इनके सोच में भी नहीं आएगा, और जब तक हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुके होंगे। सुपर सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो किसी के दिमाग में इस तरीके की खुरापात नहीं है जो खुरापात हम चला रहे हैं। तो जी देयर इज नो कंपटीशन। जब तक हम लोगों को सेवा करते रहेंगे, जब तक लोगों को रिजल्ट आता रहेगा,
आपके मुंबई के अंदर आपके पास 2 भी कस्टमर है, वो संतुष्ट है ना, अब पूरी मुंबई में फैला देंगे। ये कोरोना की तरह थॉट फैलता है एक्चुअली में। आपने किसी अच्छा विचार फैलाया, जी बहुत जल्दी फैलता है। जी लोग आपकी पब्लिसिटी करते हैं। आप एक कश्मीर फाइल्स करके एक फिल्म आ गई, जी कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, धड़ाधड़ अप्रिशिएट एक दूसरे को बताते गए, लोग जबरदस्ती फिल्म देख के आ रहे हैं। तो जी कहने का मतलब, आपकी कोई भी चीज हो, उससे अगर जी कुछ लोग संतुष्ट हैं तो वो आपके लिए प्रचार करेंगे। जी आपको प्रचार के लिए बाकी कंपनियों को क्या एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ाना पड़ रहा है? महंगाई के जमाने में उनकी हालत खराब हो रही है, क्वालिटी कम करते जा रहे हैं, खर्चा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे फालतू के खर्चे है नहीं है, टीपी तिवारी के कुछ गलत शौक है नहीं है, ढंग का जी प्रोडक्ट बनाएंगे, सारी चीज प्रोडक्ट में डालेंगे, विज्ञापन करेंगे नहीं, हमारे जो जी लोगों को प्रोडक्ट खिलवाएंगे उनको रिजल्ट आएगा, बढ़ेंगे। तो जी कंपटीशन को लेके हमारी तैयारी यही है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर करते जा रहे हैं। सुपर हमने हमारा शुगर बैलेंस का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अभी देखिए टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, अभी अगर जब आप यूज करेंगे तो आप फील करेंगे, मैंने उसमें बहुत सारी चीजें जो है चेंज करी है। स्वाद में जी आपको ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल ऐसा बढ़ गया है कि अब शुगर और जल्दी कम होगी। तो लगातार हमारी R&D टीम है, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम रिजल्ट को कैसे बेहतर करते हैं, फास्ट रिजल्ट कैसे लेके आ जाए, लोगों को फायदा होगा। तो कंपटीशन कौन करेगा यार? जो कॉम्पिटिटर है वही हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जी आज हमारे कंपनी, हमारे बहुत सारे, मैं कंपनियों के नाम मैं क्या लूं, बहुत सारी कंपनियों के मालिक हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो कंपटीशन कहाँ है? वो खुद बोलते हैं तिवारी जी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो कंपटीटर तो है नहीं, हमारे तो सारे दोस्त हैं। तो थैंक हमें यू थैंक कंपटीशन यू। नहीं है जी। सर अभी ये कहना था कि सर अभी प्रोडक्ट के थोड़े से रेट बढ़ा दिए हैं कंपनी ने। हालांकि हम लोगों ने बोला कि भाई तिवारी सर की एक विशेषता ये है कि कोई भी निर्णय वो अकेले नहीं लेते हैं, एक कोर कमेटी बनी हुई है, उसमें बाकायदा तिवारी सर सबसे पूछते हैं, उसके बाद में वो अपना ओपिनियन देते हैं। और ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे भाव बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के, तो भी हम लोग तो चूंकि उनके लीडर हैं तो हमारे लीडरों को ये लगता है कि भाई ये तो हमारे लीडर है, हमको शांत करने की कोशिश। मैंने उनसे स्पेशली कहा था कि तिवारी सर से ये सवाल मैं जरूर पुट ऑन करूंगा आप लोगों के लिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दीजिए और अंत में एक क्वेश्चन मेरा बस बचेगा। जी जी, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, ताकि सब जी लोगों को समझ में आएगा। मेरे हिसाब जी से काफी हद तक तो लोगों को, ज्यादातर लोगों को समझ है इस चीज के बारे में, जी और समझ भी रहे होंगे। हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर आता है उसकी कितनी प्राइस बढ़ी होगी आप सबको मालूम होगा पिछले 1 साल के अंदर। जी या फिर आपके घर में टमाटर भी आते होंगे तो उनकी क्या प्राइस बढ़ी होगी पिछले 15 दिन के अंदर, वो भी चीजों को समझ में आ रहा है। देखिए क्या है कि अगर हमारे पास 2, 4, 5% की वृद्धि होती ना, तो कोई हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। 10% जी की भी वृद्धि होगी तो मैनेज कर लेते हैं। जी लेकिन फिलहाल अब वृद्धि जो है वो लगभग 30% से लेके 45% तक कई कई मटेरियल में बढ़ी हुई है। ओके ठीक है ना? तो ये जिन चीजों की प्राइस मैं बता रहा हूँ बढ़ी हुई है, वो सारी दुनिया को मालूम है। ऐसा जी नहीं कि वो मेरे लिए बढ़ी है, वो सबके लिए। जैसे गत्ता है ना, कार्टून जी बनता है, उसकी प्राइस में तो 45% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब वाह 1 रुपए की चीज आती थी, अब जी 45 में आ रही है। जी लेवल की जो कॉस्ट है उसमें तकरीबन 30 से 35% की कॉस्ट बढ़ी है। बॉटल जी जो बना रहे हैं, बॉटल में लगभग 38% की रेट बढ़ी है। ठीक है ना? ये डेटा मुझे क्यों कैलकुलेशन में है, क्योंकि मैंने सारा बना के भेजा है बैद्यनाथ को, डाबर को, बाकी सब कंपनियों को, कि ये हमारा प्राइस इंक्रीज है, और उन सब लोगों ने बढ़ा दिया हमारा प्राइस। जी अगर आप मार्केट में देखेंगे तो, मैं आपको अभी शेयर तो नहीं कर पाऊंगा इसमें, आप बैद्यनाथ की मैं प्राइस लिस्ट आपको भेज दूंगा। उन्होंने जो नई प्राइस हमको दी है एमआरपी प्रिंट करने के लिए, राइट, क्योंकि जी हमने प्राइस बढ़ाई तो उन्होंने भी बढ़ा दी। जी ऑब्वियस है, क्योंकि वो भी जी मैन्युफैक्चरर है, उनको भी मालूम है। उनकी फैक्ट्री में भी ग्लिसरीन आता है, उनकी फैक्ट्री में विटामिन ई आता है, उनकी फैक्ट्री में भी डब्बा बोतल कार्टून सब आते हैं, तो उनको मालूम है। वो जी मना नहीं कर सकते कि तिवारी जी हमारे, तो मैं उनको बोल दूंगा साहब आप वाले सप्लायर से दिलवा दो फिर मेरे को, अगर नहीं बढ़े हैं तो, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जी दूसरा ये हो सकता है कि हम जब प्राइस को बढ़ाएं तो हम क्वालिटी को सेम मेंटेन करना है, तब तो जी हमको प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंपनी अपने कटौती करेगी, कंपनी क्या कटौती करे भाई? कंपनी जी के पास है ही क्या? कंपनी के पास प्रोडक्ट है बनाने के लिए, फैक्ट्री का स्टाफ है, या ऑफिस का स्टाफ है, कॉल सेंटर है। तो इनकी मैं किसकी सैलरी कम करूंगी? जी साहब प्राइस बढ़ गई, अपने को तो वही रेट मेंटेन करनी है जी, तुम्हारी तनख्वाह अगले महीने से आधी देंगे जब तक हमारी रेट कम नहीं हो जाती, या संभव नहीं भैया पंखे, वो चीजें संभव नहीं है। दूसरा, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करें, कोई मतलब उससे मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। पहली बात तो मैं करूंगा ही नहीं, प्रोडक्ट बिके ना बिके मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं वीट ग्रास बेच के भी जब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ,
तो मेरा तो फंडा क्लियर है कि कोई बेचे तो ठीक, ना बेचे तो ठीक, मुझे देना अच्छा ही है, नहीं तो नहीं देना, दोनों में से एक चीज है। तो अभी महाराज जी से बात हो रही थी, विक्रमादित्य जी से, तो कह रहे थे कि घी लॉन्च करो। अरे मैंने कहा महाराज जी देसी गाय का घी जो है, पहले तो मुझे मालूम है प्राइस क्या है जी। यहाँ तो वो सीधा सीधा कंपटीशन करेंगे कि साहब वो फलाने जी का 600 रुपए किलो आता है। अब मेरे घर के अंदर जिंदगी में 600 रुपए आज के 10 साल पहले भी नहीं आया था, मैं तो खुद 2000 रुपए किलो का घी खाता हूँ, तो मैं कहाँ से 600 रुपए वाला लॉन्च करूँ। इसलिए मैं ऐसे पचड़ा में पड़ता नहीं कि करना है तो अच्छी करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो अभी जो रेट बढ़ी हुई ना, उसको लेके हमें या तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, भाई हम बॉटल हल्की करो। जैसे एक मेरे बायर है, उन्होंने कहा तिवारी जी ऐसे करो, बॉटल 65 ग्राम की, अपन इसको 40 ग्राम की कर देते हैं यार, कोई बात नहीं, अपना थोड़ा। अरे भैया आपकी ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट है, दिखने में अच्छा लिखना चाहिए, आप उसकी बॉटल पिचक जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन में टूटेगी, जितना बचाओगे उससे आपका नुकसान होगा। दूसरी चीज हमारा ब्रांड है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे अभी से, तो हमारी मतलब ही नहीं, हमारा रेपुटेशन मार्केट में खराब होता है। ना तो बाहर के मेटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि भाई चलो महंगा हो गया तो हम लेवल सस्ता बना लें, कोई बिल्कुल कागज का सा बिल्कुल सिंपल सा पेपर चिपका दे, वो भी नहीं करेंगे। ये चैलेंज मैं खुद चाहता हूं कि कभी भी प्राइस ना बढ़े। मेरी खुद की कोशिश ये रहती है कि हमेशा प्राइस की एमआरपी कम रहे या डीपी कम रहे, ताकि कंज्यूमर जो फाइनल यूज करने वाला है उसके ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। आज बंदे को 40-50 रुपया की दवाई या 100 रुपया रोज की भी मान लो लेके अगर उसकी शुगर कंट्रोल होती है, तो अगले साल भर भी वो खाएगा तो बहुत बड़ी उसकी जिंदगी के ऊपर कोई गरीबी नहीं आने वाली। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जब उसकी किडनी फेल होगी, जब उसका लीवर खराब होएगा, जब उसका हार्ट अटैक आएगा, जब मेडिकल बिल होंगे, तो वो इंसान तबाह हो जाएगा। उस इंसान की सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को घर बिकते देखा है, गाड़ी बिकते देखा है, जमीन बेचते देखा है। तो हमें ये सब मालूम होते हुए भी हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारा इंटरनल कॉन्शियस हमको अलाउ नहीं करता। क्वालिटी हमारी प्राथमिकता है। अगर रेट बढ़ेगी तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश है कि हम, और सब प्रोडक्ट का हमने नहीं बढ़ाया, हालांकि रेट सभी चीजों पे बढ़ी है लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि जब तक हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक हम सारे प्रोडक्ट की ना बढ़ाएं, एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट पे बढ़ा के, ताकि हम कंपनी के ऊपर जो बर्डन आ रहा है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो खर्चा अचानक से बढ़ गया, और ये किसी को नहीं मालूम था कि साहब ये यूक्रेन और रशिया जो आपस में लड़ेंगे या एकदम से प्राइसेस ऐसे बढ़ेंगे। ये सडन प्राइस बढ़ा है, ये पूरी कंपनीज के लिए है। दूसरा, हमने जब ये प्राइस बढ़ाया है तो हमने ये भी ध्यान रखा कि हमारे वॉलंटियर्स है, हमारे एसोसिएट है, हमारे जो काम करने वाले हमारे मित्र है, उनकी इनकम पे फर्क ना पड़े, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के ऊपर ही नहीं बढ़ी, डॉक्टर नेचर के तो शायद 15-18 प्रोडक्ट पे बढ़ी है, लेकिन घर के आप जो चीनी, मसाला, तेल, साबुन ला रहे हो, बहुत सारी चीजें बाजार से भी ला रहे हो, उसमें महंगाई बढ़ गई। साथ ही साथ आपकी इनकम भी इस महंगाई के दौर में बढ़े, तो हमने उसी प्रोपोर्शन में बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाया है, ताकि आपका महीने का जितना टर्नओवर होता उसी टर्नओवर के ऊपर आपका 15% एक्स्ट्रा इनकम आपका बनेगा। तो वहां भी हमने ध्यान रखा है। नहीं तो हम क्या कर सकते थे कि हम बीवी को नहीं बढ़ाते तो हमारी रेट नहीं बढ़ती, हम उतने ही बीवी या थोड़ा कम कर लेते, तो बीवी कम करते हमारी रेट वहीं रह जाती। लेकिन वो बोझ हम आप पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी टीम को हमने ग्रो करने का जो सोच रखा है वो भी जरूरी है। तो प्राइस, विश्वास करिए, बहुत ही रीजनेबल, जो अत्यंत आवश्यक थी, मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता था, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तभी हमने कदम उठाया है। और इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारी कंपनियों ने प्राइस बढ़ाए हैं। इंडिया की ज्यादातर कंपनीज जो आयुर्वेदा में डील करती है, उन्होंने अपने प्राइस बढ़ाए हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने खुद कम से कम भी 100 क्लाइंट की प्राइस बढ़ा दी। तो 100 क्लाइंट को तो मैं जानता हूँ जिनकी एमआरपी बढ़ी है, जिनके लिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं सारे नाम गिना देता हूँ। आप बैद्यनाथ की एमआरपी जाके देख लो, लीफोर्ड की देख लो, बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी अल्टोज है जो, उनके लिए भी अलग अलग जूस हमने अभी 25% बढ़ा दिया, तो उनकी भी एमआरपी बढ़ेगी अभी। तो वो रीजन है कि हम किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। ओके सर, लास्ट सवाल जी। 3 कोई सक्सेस मंत्र, 3 सक्सेस मंत्र। आप अपनी जिंदगी में बहुत सफल व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो आपकी तरफ से 3 सक्सेस मंत्र चाहिए। और 2025 में डॉक्टर नेचर को आप किस लेवल पे देख रहे हैं? जी देखिए जेपी जी, सक्सेस मंत्र कोई 1, 2, 3 ऐसा लाइफ में नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ को आप
अच्छे से जियो, और कुछ सिद्धांत अपने लिए बनाने पड़ते हैं, कुछ चीजों पे बिलीव करना पड़ता है कि हाँ ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा होगा। तो सबसे पहला, अगर किसी को अगर सक्सेस मंत्रा बोल लीजिए या कोई भी चीज समझ लीजिए, मेरी जिंदगी में एक चीज मैं बड़ा दृढ़ता से मानता हूं, जिसको मैं फॉलो करता हूं, थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। ये रटी रटाई बात नहीं, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। आपको जिंदगी में पहली चीज तो ये नोटिस करना है, आपको लिखना है कि मुझे क्या बदलाव करना है जी। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करना है, आपकी इनकम में बदलाव करना है, आपकी हेल्थ में बदलाव करना है। हेल्थ के भी गोल हो सकता है, कोई व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है तो उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे स्वस्थ होना ही है और इसके लिए मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं। देखिए, किसी आदमी का वजन बढ़ा हुआ है, अब वो उसके लिए कीमत देने के लिए तैयार नहीं है, वो मीठा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो उल्टे सीधे खाने खाने से, वो पिज्जा बर्गर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सुबह 9 बजे उठेगा, घूमने जाएगा नहीं। उस इंसान को कोई हक नहीं बनता वो सपना भी देख सके स्लिम होने का। उस इंसान को मोटा ही रहना पड़ेगा, उसको हार्ट अटैक आना ही पड़ेगा, वो भद्दा दिखना ही पड़ेगा। उस इंसान के लिए कोई चारा नहीं। जो इंसान पैसे कमाना चाहता है, उस इंसान को अपने आप में बदलाव लाना ही पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे बिलीव करना ही पड़ेगा, लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी, लोगों के जीवन के बारे में ध्यान रखना ही पड़ेगा, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, आप मुझे कॉल करें कि तिवारी जी मुझे इस फलानी बीमारी के बारे में बताइए, मैं कहूंगा जी पता नहीं मुझे, तो मैं कहूंगा डॉक्टर पंकज जी से पूछ लीजिए। अच्छा पंकज जी तो छुट्टी पे हैं सर। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। अरे भाई, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे जानकारी रखनी ही पड़ेगी, मुझे नॉलेज को बढ़ानी पड़ेगी। अब ये जिम्मेदारी टीपी तिवारी की नहीं है, हम सब कंपनी के मालिक हैं भाई, आप सब लोग कंपनी के स्टेक होल्डर हो, सबको टर्नओवर में से हिस्सा मिलता है, सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टीपी तिवारी से ज्यादा पैसे कमाएंगे। मैंने कंपनियां देखी है, जिस कंपनी की आज आप बात कर रहे हो, वहां पे कई लोग ऐसे हैं जो कंपनी के एनुअल टर्नओवर में इतना बड़ा हिस्सा लेते हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से ज्यादा इनकम टैक्स वो लोग भरते हैं। जी है ऐसी सर, कई बिल्कुल। कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप में से सारे लोग, तो सबसे पहला जो मंत्र है घूम फिर के, थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। जिंदगी में किसी को बदलाव करना है ना, तो बदलाव हमें अपने डाउनलाइन में करना है, ना अपलाइन में करना है, ना कंपनी में करना है, ना प्रोडक्ट में करना है, ना अपने बीवी में करना है। करना है तो अपने आप में करना है, क्योंकि पाना हमको है जी। जिंदगी में। अगर गाड़ी चलाओगे ना, पैसा आएगा तो सबसे पहले भाई साहब आप कहने की बातें, मैं इसको घुमाऊंगा, उसको घुमाऊंगा, बीवी को घुमाऊंगा, भैया मजा तुमको आएगा सबसे पहले। वो पावर स्टीयरिंग जो तुम्हारे पास में रहेगा ना, वो जब ठंडी ठंडी हवा आएगी सबसे पहले तुमको ही आएगी जी। तो इसलिए जो भी जिंदगी में बदलाव लाना है ना, सबसे पहले खुद में लाना है। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, रिजल्ट कोई भी लाइन, बात डॉक्टर नेचर की ही नहीं है एक्चुअली ना। तो हमें थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। सबसे पहला जो मेरी लाइफ के अंदर मैं फंडा मानता हूं कि मुझे कुछ करना है तो मैं आप लोगों को, किसी को नहीं बोलूंगा कि भाई ये करो वो करो। मैं कभी किसी को लेक्चर देने में बिलीव नहीं करता, तुम करो। अरे मुझे करना पहले तो मैं कर लूं ना जी। अभी देखिए, मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से सबको मैं कॉन्फिडेंटली बड़ा बोल रहा हूँ। पिछले लगभग जब से डॉक्टर नेचर शुरू हुई है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। मैं उठ ही नहीं पाता, मतलब मेरे आयुर्वेद कहता है कि ना लगातार एक जगह बैठे मत रहिए, फिजियोथेरेपी भी कहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरी स्थिति है, मुझे घेर के ऐसे लोग बैठ जाते हैं, मैं कैद हो जाता हूँ। मेरे कैबिन से मैं 7-7 घंटे कई बार अपनी चेयर से उठता नहीं हूँ जी। तो ये स्थिति हो जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। पहले क्या है, फैक्ट्री में 30 माले पे चढ़ना है, नीचे जाना है, सामने वाली फैक्ट्री में जाना है, इसमें जाना है, कभी कुछ शर्ट ऊपर करा और अपना कुछ लोडिंग पे लग गए, कुछ दिख गया, जरूरत पड़ा है तो उठा के रख दिया, तो फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया। हालांकि मेरी डाइट बहुत ज्यादा अनावश्यक नहीं है, मैं खाने की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ दिन में 4 बार चाय होगी, जो मैं पहले नहीं पीता था। नाक के बराबर मेरी चाय थी, अभी 4-5 चाय हो रही है। कभी कोई आ गए तो उनके लिए कचौरी मंगा ली, कुछ मंगा, उनके साथ खा लिया। अब मैंने पिछले 10 दिन से निर्णय किया कि मैं अपना वेट कम करूंगा। अब मैं आप सब लोगों को चैलेंज के साथ बोलता हूं, आज आप मुझे देख रहे हैं, अगले 1 महीने के बाद मुझे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ इस बंदे ने वजन कम किया है। क्योंकि थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। मुझे लोगों को प्रूव नहीं करना, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ मेहनत करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो ये चीज है कि आपको सबसे इस चीज को मान लिया तो ना बाकी चीजें अपने आप हो जाती है, अपने आप पे अपन काम करना शुरू करते हैं। दूसरा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना सीखिए जिंदगी में। बिलीव करिए सिस्टम के ऊपर, अपने आप पे बिलीव करिए, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करिए, क्योंकि जब तक बिलीव सिस्टम डेवलप नहीं होगा ना, कई लोगों को ये बिलीव ही नहीं होता कि उनको पैसे आ जाएंगे। जी सही बता रहा हूँ, कई लोगों को
मतलब मैक्सिमम लिमिट सोचते हैं कि लाख रुपए कमा लेंगे। अरे बिलीव करिए ना, लोग 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो क्यों 1 लाख भैया? जी वो 10वीं पास आदमी जो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपके मुंबई के एक लीडर है, वो मैं एक्स कंपनी में काम करते हैं, वो 25 लाख रुपए महीने की कमा रहे हैं। बंदा जो है 4 बार फेल हो गया था कॉलेज में। जी तो पावर ऑफ जो है ना बिलीव बहुत बड़ा होता है। हम सब लोग अभी रात में 12 बजे भी कहीं निकल जाए ना, जो जिस धर्म को मानता है, रास्ते में कुछ भूत वूत की कुछ है ना आवाज आएगी या कुछ होगी, तो कोई हनुमान चालीसा बोलेगा, कोई जीसस को याद करेगा, कोई वाहिगुरु को याद करेगा, जो भी जिसको करेगा, वो कॉन्फिडेंस आता है कि भैया अरे हमारे साथ कोई है। तो जी वो चीजें कि आपका बिलीव सिस्टम जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये जो नकारात्मक बात करता है, जो हमेशा कहता रहता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेरे पास डॉक्टर नेचर में भी, वृत्तिका में भी, कभी भी कोई एम्प्लॉय भी आया, उसको जब भी बात बोलो, नहीं नहीं सर ये सर तो नहीं होगा, ये नहीं होता। मैं कभी बोलता हूँ कि भैया कल बैद्यनाथ की गाड़ी जाएगी जी, कल डॉक्टर नेचर का ये प्रोडक्ट डिस्पैच होगा। अगर मुझे कोई एम्प्लॉय ये बोलता है कि नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉय कम है अपने पास, आज छुट्टी पे ज्यादा है, आज ये है वो है, मैं धीरे धीरे उसी टाइम डिसाइड कर लेता हूँ कि इस एम्प्लॉय को मुझे कैसे बाहर निकालना है, कैसे मैं इसको दूर करूंगा, या मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। काम ना हो चलेगा, लेकिन बंदा ये बोले ना सर लेट अस ट्राई, हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। यस यस अरे भाई मैं बोलता हूँ कि कल ये काम होना चाहिए, इन केस कल नहीं हुआ लेकिन परसों सुबह सुबह हो गया तो कौन सी प्रॉब्लम है? लेकिन जी तुम कह रहे हो कि साहब ये तो होगा नहीं, तो 10 दिन में नहीं होने वाला। तो जी स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल जो नेगेटिव है ना, इन लोगों के साथ ऊर्जा खत्म करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए किसी को आप बदल नहीं सकते, आप जी बदलने की कोशिश करोगे आप तकलीफ में आ जाओगे, क्योंकि जिंदगी छोटी है। बदलने ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको बदलाव की जरूरत है, तो आपको नहीं करना बदलाव, उनको खुद को करना है भाई। आपको तो अपने आप में करना है, इनके पीछे मत पड़ो। तो नेगेटिविटी बात करते हैं आपकी फैमिली में भी, अगर आपकी सगी वाइफ, मतलब वाइफ तो खैर सगी होती है, लेकिन आपकी वाइफ भी अगर आपको कहती है कि नेगेटिव चीजें कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं मतलब में आप सफल नहीं हो सकते हैं, वो एमवे की खबर आई थी, वो फलाने की हुई थी, वो कंपनी भाग गई, वो ये हो गया, वो क्रिप्टो हो गया, वट एवर इट इज, आपको ये बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूं, मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं काम को कर लूंगा। वो सुन रहे हैं तो सिर्फ इधर डालिए और उधर से ही निकालिए, इधर मत आने दीजिए, क्योंकि पूरा दिमाग को क्रॉस करके इधर तक आई ना तो तकलीफ हो जाएगी, कुछ ना कुछ कंटामिनेशन, कुछ बैक्टीरिया खोपड़ी में रह जाएंगे। तो स्टे अवे, जिनको आप अवे नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सगे हैं आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन उनको सुनना कम कर दो, आपका एक कान इधर वाला बंद कर दो। तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, बिलीव इन योरसेल्फ एंड थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। ये 3 चीजें मान लोगे तो मुझे लगता है कि मैं तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 3 चीजें बहुत है एक्चुअली। जी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और बिगिनिंग में जो आपका 2.5-3 मिनट का एक परिचय चला था, वो हमारे जो ट्रेनर हैं, छोटा बच्चा ये ऋषभ जैन अपने फंक्शन में भी आया था जयपुर, उसने बहुत आज सारा दिन उसने लग के, और ये लोगों को दिखने में तो लगता है ये 2-2.5 मिनट का है, लेकिन इसको बनाने में पूरा दिन लग जाता है। तो सर वो बड़ा अच्छा डायनेमिक लड़का है, और जो ट्रेनिंग दे रहा है सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाए सोशल मीडिया पे, तो उसकी ट्रेनिंग का बहुत लोगों को फायदा भी मिल रहा है। तो मैं ऋषभ जैन को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उसने ये बहुत अच्छा काम किया, और तिवारी सर की इतनी बड़ी जिंदगी को कम शब्दों में उसने समाया। और सर थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू सो मच ऋषभ जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और देखिए ये ना कंट्रीब्यूशन होता है कि हम कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। हम आगे चल के अपनी स्टेप एक एक्स्ट्रा लेते हैं कि अपना बिजनेस तो सभी लोग करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी टीम के लिए करते हैं, लेकिन आप और उससे आगे बढ़ के जब कुछ काम करने लगते हो ना, तो एक्चुअल में ना आपकी ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि आपका दायरा बढ़ा लेते हो आपका। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई विश आप बहुत सफल होंगे इस इंडस्ट्री में। और थैंक यू सर, थैंक यू। बस एक लास्ट सवाल, 2025 में डॉक्टर नेचर किस लेवल पे रहेगा? देखिए मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, और मोटिवेशन के लिए और भावनाओं में बह के बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जो पॉसिबल है, जो चीजें की जा सकती है, मैं इतना बता सकता हूँ कि 2025 अभी फिलहाल हम लोग 2022 में हैं, तकरीबन बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 2022 के से लेके
बेसिकली हमारे पास मोटा मोटा 23, 24 और 25 ये 3 साल हमारे पास बचते हैं। ये 6 महीने तो हमें रनवे बनाने में और लगेंगे अभी, जी राइट, क्योंकि हमें टेक ऑफ करना है बड़ा। अभी तो हमने जी नॉर्मल सड़क बनाई है, जहां तक मैं जी समझता हूँ इस सड़क जी पर ट्रक ही चल सकता है, हवाई जहाज नहीं चलेगी अभी। जी उसके लिए हमारे को मेहनत करनी है, वो हम कर रहे हैं। जी अब ये 3 साल के अंदर क्या होगा मैं बता देता हूँ। इस 3 साल के अंदर हमारे पास 2025 में हमारे पास 2023 में हमारे पास 20 लोग ऐसे होंगे जो 15 लाख की इनकम को क्रॉस कर चुके होंगे। मेरा विजन ये कहता है। 2024 में हमारे पास 40 लोग ऐसे लोग होंगे जो 15 लाख को क्रॉस कर चुके होंगे। 2025 में हमारे पास 100 लोग होंगे जो 15 लाख क्रॉस कर चुके होंगे। ये मेरा ड्रीम कहता है, ये मेरी कैलकुलेशन कहती है और इसके अकॉर्डिंगली मैं काम कर रहा हूँ और यही मुझे चाहिए। ये होगा तो क्या होगा, इस बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा हम तकरीबन 5 देशों के अंदर अपना विस्तार कर चुके होंगे। जितना हम लोग भारत में आज कर रहे हैं उसी तरीके का बिजनेस हम 5 देशों में कर चुके होंगे उस समय तक। और इंटरनेशनल लीडरशिप हमारे साथ तैयार हो रही है ऑलरेडी बहुत समय से। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जैसे आप देखते हो कि रात में आप ऑनलाइन क्या करते रहते हो, ऑनलाइन ये चल रही है साहब। ये रात में जो है बेचारे वो खुद अपने अलग अलग जैसे हमारा जूम चलता है वैसे अलग अलग उनके वहां चलते हैं, जिसपे लैंग्वेज कन्वर्टर की व्यवस्था है। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, वो रशिया में बोलते हैं वो लोग। ऑलरेडी मैं उनकी जूम मीटिंग्स में मेरे को लगता है लगभग 70-80 जूम मीटिंग में ले चुका हूँ अलग अलग ग्रुप्स की। तो वहां हमने काम शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग इसमें तैयार हो रहे हैं हमारे लिए। तो जैसे ही हमारा लॉन्चिंग होगा ऑफिशियली, तो मैं टर्नओवर की फिगर पे नहीं जाता। मैं फिगर मेरा यही है कि मुझे चाहिए लोग कमाएं। मुझे फिगर चाहिए कि आज हमारे पास तकरीबन, ये मानता हूं कि तकरीबन 25,000 लोगों ने प्रोडक्ट खाया होगा, मोटा मोटा, मतलब जिनको ठीक से जिन्होंने प्रोडक्ट खाया है। जी तो ये जो फिगर है इसको मैं ले जाना चाहता हूं कि हम 2025 तक 5 लाख लोग हमारा प्रोडक्ट से संतुष्ट ग्राहक, जिनको हम ठप्पा लगा सके कि ये 5 लाख लोगों को हमने पूरी तरीके से स्वस्थ किया है, जिनकी डायबिटीज हटाई है, जिनका घुटने का दर्द हटाया है। ये कम से कम 5 लाख लोग हमारे पास संतुष्ट ग्राहक भारत में होंगे। और कम से कम भी 1.5 लाख कंज्यूमर जो यूजर हैं, मैं नेटवर्कर की बात नहीं कर रहा, जो हमारे प्रोडक्ट के यूजर हैं, वो किसी भी माध्यम से कैसे भी हम करें, वो 1 लाख लोग हम लोग इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में मिलकर करना चाहते हैं। और भारत के अंदर जो है 5 लाख जो लोग खड़े हो सके, कह सकें कि हमने डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट खाए और हम संतुष्ट हैं। बाकी हमारी जो टीम है नेटवर्किंग की, उसके बारे में मैंने बात करा है कि मुझे 100 लोगों से ज्यादा लोग चाहिए जो 15 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हों। बाकी इससे ऊपर वाले तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन ये जो 15 लाख का जो फिगर है वो क्रॉस कर चुके होंगे लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर। आपने इतना कीमती समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला प्रयास था और मैं सबसे कहूंगा, एक तो कल्चर डेवलप करो। जब भी आप बोलो नमस्ते नेचर बोलो, ये हमारी कल्चर, आप विश्वास कीजिए 2025 तक बहुत बड़ा रंग लाएगी। तिवारी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। ये एपिसोड का हमारा सिलसिला चलता रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह एक सेकेंड, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रह गई है वो बात ये है कि सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। क्योंकि देखिए इतना समय तक पेशेंस के साथ में, तकरीबन 11:15 हो गई, मतलब सबके धर्म पत्नियां, सबके फैमिली के लोग जो है बोल रहे होंगे भैया ये 2 लोग जो है लेके बैठ गए इन लोगों को। सब मेरी बीवी सामने बैठी है लट लेके। तो ये है कि ये कमिटमेंट है ना आप लोगों का कि आप बीवी से भी नहीं डर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। भैया मेरे लिए मत बोलना, मैंने ऐसे बोला था, आप अपना देख लेना। लेकिन अभी तक ये 178 जो लोग रुके हैं, एक्चुअल में ऑनेस्टली स्पीकिंग, जोक्स अपार्ट, आप सब लोग डिजर्व करते हैं बहुत सारी सफलता। आज सोते सोते ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो लोग हैं, ये जो मेरे साथ हैं, इन लोगों को भगवान जितना चाहिए ना उससे कहीं ज्यादा दे। मैं हमेशा दिन और रात यही प्रार्थना करता हूँ। आप लोग को देख के ना मुझे, मतलब मैं सही कह रहा हूँ ना, मेरे सपने सारे पूरे हो जाएंगे जिस दिन मैं आप लोगों को अपने सपने पूरे करते देखूंगा ना। आपको देख के अच्छा लगता है, लोग ग्रो हो रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, नए नए, उनके जब चेक्स आते हैं ना, मैं देखता हूँ यार किसका चेक आया, अच्छा यार ये आदमी तभी आया था, इसका चेक आया। एक्चुअली मुझे वो देख के मजा आता है। और ये जब फिगर बड़े बड़े होंगे ना तो और मजा आएगा। और विश यू गुड लक, आप सब लोगों की जिंदगी में अच्छी चीजें हो, जिंदगी में आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे, आपके बच्चे
आपके माता पिता सब लोग स्वस्थ रहे, आप प्रोडक्ट जरूर खिलाइएगा यार। आज ये पैसा देखिए, पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन ये स्वास्थ्य है ना, कल को भगवान ना करे किसी की, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, आपका सारा बिजनेस जो है ना बहुत तकलीफ में आ जाएगा। सो प्लीज टेक केयर, और जरूर काम करेंगे प्रोडक्ट। आप भिड़िए, लड़िए, आपको हो सकता है बॉडी अलग अलग तरीके की है, आपको 10 दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालो और डालो और डालो और डालो, आना ही पड़ेगा, रिजल्ट को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट काम करते ही करते हैं, मेरे ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आपसे स्लिम एंड फिट जूस कैसे काम करता है, तो कोई मेरे से सवाल नहीं पूछ सकता सामने खड़ा होकर कि काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रोडक्ट काम करते हैं। सो प्लीज टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। नमस्ते नेचर।